गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी जय माता दी। राधे राधे। जोश। राधे राधे। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून। चले जी, कैन वी स्टार्ट? आइएगा। चलेंगे। एक चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने जिसका नाम है नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम। कीन्स के पर्सपेक्टिव से, जेएम कीन्स के पर्सपेक्टिव से जो है हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। और 2 सेक्टर में हम हैं। आप आ जाएंगे ऑन पेज नंबर 74। अब कुछ बातें 2 सेक्टर की और जानेंगे, साथ ही कुछ ग्राफ्स जो हैं उनके बारे में जो है अभी अपने को अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेनी है। ऑनलाइन एक जो आपका नाम आ रहा है ना, नाम से आप नहीं आ रहे हो, फ़ोन नंबर से आ रहे हो, तो प्लीज़ उसको आप अपने नाम से लॉगिन करें, ठीक है? 9201 वाले, ठीक है जी? इसको प्लीज़ आप अपने नाम से लॉगिन बच्चे करें, फ़ोन नंबर से नहीं समझ में आएगा। सुनेंगे। हम हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में या 2 सेक्टर मॉडल में, और मुझे याद करके बताएं 2 सेक्टर में होने का मतलब क्या है? कितने हमारे पास सेक्टर्स होंगे? 2 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स होंगे? एक हाउस होल्ड होगा और दूसरा फर्म्स होंगी। रिवाइज करवा दें। हाउस होल्ड का खर्चा डिनोट किससे करेंगे? फर्म्स का खर्चा डिनोट किससे करेंगे? एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस। क्या AD AS के बराबर हमेशा होता है? नहीं। कहाँ पर होता है? इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी है तो AD AS के बराबर है, यानी कि C प्लस आई C प्लस S के बराबर है। C से C कैंसिल, I बराबर S के है। क्लियर है ये बात? ओके। अब आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है लीकेजेस का और दूसरा होता है इंजेक्शंस का। लीकेजेस और इंजेक्शंस को ज़रा अब समझेंगे। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो बहुत छोटे अक्षरों में, आसान अक्षरों में आपको मैं समझाऊंगी। हमें कोई फैंसी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, हमको कोई लिख कर नहीं आना रटी हुई चीज़ों को। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त क्या कहता है? लीकेज का मतलब होता है इकोनॉमी से पैसा बाहर चले जाना। इकोनॉमी से पैसा बाहर जाने से मतलब क्या है? मेरे पास पैसा खर्चा करने के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं इकोनॉमी को नहीं ध्यान में रख रही, वो तो एक उसकी लैंग्वेज है, एक उसकी डेफिनेशन है। इकोनॉमी से पैसा लीक आउट होना, इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ होना इज लीकेज। पर मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझूं, याद करूं, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। हम तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम क्या कहते हैं कि देखो, अगर मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने अगर 10 रुपए का टैक्स पे कर दिया, तो मुझे बताओ ये 10 रुपए तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है खर्चा करने के लिए। हेंस दिस विल बी लीकेज। आपने 100 रुपए कमाए, आपने 10 रुपए टैक्स में पे कर दिए, तो आपके पास खर्चा करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है? 90 रुपए। वो 10 रुपए आपके पास खर्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि इकोनॉमी से पैसा लीक हो गया है। वहीं अब मुझे बताओ बेटा, ये 2 अक्षर हैं आपके सामने। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। मुझे दोस्त बताओ, अगर मैं सेव करती हूं पैसा, मैंने पैसा सेव कर लिया, क्या वो पैसा अब मेरे पास खर्चे के लिए अवेलेबल है? नहीं है। हेंस ये भी एक लीकेज जो है वो कहलाएगा। और अगर आप पैसा बेटा इन्वेस्ट करते हो, दोनों में फर्क है। आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपने क्यों की है? ताकि आप और गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर पाओ और पैसा आप कमा पाओ। हेंस दिस विल बी योर इंजेक्शन।
अगर पैसा आपके पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, इट बिकम्स इंजेक्शन, और अगर पैसा आपके पास अवेलेबल नहीं है खर्चे के लिए, वो लीकेज जो है वो बन जाएगा। यानी कि अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें, ए डी बराबर ए एस, सी प्लस आई बराबर सी प्लस एस, आई बराबर एस, सिर्फ ये हरकतें इक्विलिब्रियम पर होंगी, तो मुझे बताओ आई क्या कहलाएगा? आई विल बी योर इंजेक्शन या लीकेज? इंजेक्शंस। और एस क्या बनेगा? लीकेज जो है वो मेरी बनेगी। यानी कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है कि इंजेक्शन लीकेज के बराबर हो? यस। अदर वे राउंड आई विल आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर बेटा जी इकोनॉमी में इंजेक्शंस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लीकेज, कैन यू पीपल लेट मी नो नेशनल इनकम इस केस में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर इंजेक्शंस कम हैं, लीकेजेस ज्यादा हैं, तो फिर नेशनल इनकम कम हो जाएगा। और अगर इंजेक्शन लीकेज के बराबर है तो नेशनल इनकम चेंज ही नहीं होगा, सेम लेवल पे चल रहा होगा, जितना आया उतना चला गया, तो कोई इंपैक्ट इकोनॉमी की इनकम पर नहीं आया है। ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? आपको बिल्कुल दिखेंगी। अगर हम आपके साथ शेयर करें, आप चेक करेंगे बेटा कहाँ पर? पेज नंबर 79 पर जो है आप आएंगे, पेज नंबर 79 पर आएंगे और उसके बाद फिर हम 80 की बातें थोड़ी सी करेंगे। कह रहे हैं ये इक्वेशन, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की है। ठीक है मैम, समझ में आया। अब देखिएगा बेटा कीन्स क्या बोलते हैं, कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल नहीं होता। हमें भी पता है हमेशा इक्वल नहीं होता। कहां पर इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द हाउसहोल्ड्स प्लान टू कंज्यूम। अब एक बात हम आपके साथ फिर से शेयर करते हैं, जब भी बेटा आप अक्षर डिमांड की बात करते हो तो कंज्यूमर के नजरिए को हम पढ़ते हैं, पर अगर हम बात सप्लाई की करते हैं तो हम प्रोड्यूसर के नजरिए से बात करते हैं। मेरी इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, सेलर सब एक ही बात है। यस डिफरेंस होता है, पर हम इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से कंज्यूमर, कस्टमर, बायर सब एक ही है, बट यस डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, सो कंज्यूमर कौन है? अल्टीमेट वो व्यक्ति जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को। मैंने अपने पापा को बोला, मैंने अपने घर में किसी को बोला, मैंने आपको बोला कि मुझे एक चॉकलेट जो है आप बाय करके दे दीजिए। आपने सिर्फ बाय किया है, आप कस्टमर हो, आप कस्टमर हो, लेकिन जो चॉकलेट कंज्यूम करेगा यानी कि मैं, आई विल बी कंज्यूमर। आपने एक अक्षर सुना होगा उपभोक्ता, हिंदी में हम जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। तो यहां पर हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, कस्टमर खरीदार, कंज्यूमर उपभोक्ता। क्या कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने ही खरीदा, मैंने ही चॉकलेट खा भी ली, मैंने खरीदी पर मैंने आपको दे दी, तो इसमें अलग हो गए। पहले वाले केस में दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यस डिफरेंस तो होता है, पर मेरा इकोनॉमिक्स इस डिफरेंस को इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि सब एक ही बात है। यानी कि जब भी हम बेटा जी बात करेंगे डिमांड की, जब भी मैं डिमांड की बात करूंगी तो मैं कंज्यूमर की सोच को पढ़ूंगी। मैं अब सप्लायर की सोच को कांस्टेंट मानूंगी, यानी कि अब मैं सप्लाई को नहीं देखूंगी। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ूंगी तो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई चेंज नहीं होगा, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ूंगी यानी कि प्रोड्यूसर्स की सोच पढ़ूंगी, तो उस समय पर कंज्यूमर की सोच को बीच में हम नहीं लेके आएंगे। ये एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई एक अजम्पशन है। पर रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, यूजुअली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, तो पक्की बात है ना, मार्केट में डिमांड को फोरकास्ट करके ही तो प्रोडक्शन करोगे। सो यस, रियलिस्टिकली, रियलिटी में प्रैक्टिकली बातें अलग चलती हैं। थ्योरेटिकली समथिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो उन अजम्पशंस को यदि आप फुलफिल करोगे तभी जो है आप बातों को समझ पाओगे, आप कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को समझ पाओगे। तो यहां पर कमिंग बैक टू माय टॉपिक,
हाउ इज इन्वेस्टमेंट लीकेज एज दिस अमाउंट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ये वाला अमाउंट विल लेट यू हेल्प इन जनरेटिंग फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपको इनकम कमा कर देने वाले हैं। हेंस आपका इन्वेस्टमेंट लीकेज, इन्वेस्टमेंट तो इंजेक्शन होता है, हाउ इज इन्वेस्टमेंट अ लीकेज? इन्वेस्टमेंट इज एन वो क्या इंजेक्शन। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है। चलें जी, ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड्स प्लान टू कंज्यूम एंड टू सेव। तो अगर मैंने बात की सेविंग्स की, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, सेविंग्स अक्षर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है और इन्वेस्टमेंट अक्षर बिजनेस सेक्टर इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे हो दोस्त, तो क्या आप मानते हो कि प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम करना चाहते हैं, दोनों के प्लान्स मैच करेंगे? प्रोडक्शन प्लान और कंजम्पशन प्लान आपस में मैच करेगा, तभी तो वो इक्वल होंगे और तभी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कहलाएगी। आइएगा इसको पढ़ेंगे। कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करोगे तो वो प्रोड्यूसर्स के प्लान को दिखाते हैं जो वो गुड्स एंड सर्विसेज इच्छुक है प्रोड्यूस करने के। और अगर आप एग्रीगेट डिमांड की बात करोगे तो ये किसकी सोच दर्शाएगा? कंज्यूमर्स की या हाउस होल्ड्स की, किस चीज के रिस्पेक्ट में कि वो कितना कंज्यूम या सेव करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय द बिजनेस फर्म्स एंड एग्रीगेट डिमांड किसकी वैल्यू जो है डिनोट करता है? कंज्यूमर्स की रियलाइज्ड वैल्यू। रियलाइज मतलब जो उन्होंने खर्चा किया है, उनका खर्चा, किसका? हाउस होल्ड का खर्चा विल बी इक्वल टू फर्म्स की इनकम। डन है ये बात? डन है। फॉर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टू बी इक्वल, आप क्या चाहोगे? इन दोनों को अगर इक्वल करना चाहोगे तो इकोनॉमी कहां पर होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम लेवल एस्टैब्लिश जो है वो होना चाहिए, यानी कि हाउस होल्ड्स का प्लान मस्ट कोइंसाइड विद प्रोड्यूसर्स का प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बात? आगे चलेंगे। However, Keynes held the view that there is no reason to believe that। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हाँ, हम ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर एडी बराबर एएस होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। वो ये बिलीव नहीं करते, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि ये वाली बात ऑलवेज सत्य है। तो हम भी तो शुरू से यही चीज आपको समझा रहे हैं, वही चीज उन्होंने लिख दी है। आगे क्या लिखा है कि प्रोड्यूसर्स जितना प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, जरूरी नहीं है कि हाउस होल्ड सेव भी करे, यानी कि ये भी जरूरी नहीं है कि बराबर हो। बराबर होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी, पर जरूरी तो नहीं है ना इक्विलिब्रियम पे ही हर इकोनॉमी काम करती है। हर बार इकोनॉमी चाहे कोई भी हो, आपको लगता है 100% लेवल पर काम करती है? कोई इकोनॉमी नहीं करती। 100% फुल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सभी रिसोर्सेज फुल्लर यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका। नॉट इवन अ सिंगल रिसोर्स, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, सबके पास काम है। सारी मशीनरीज 100% कैपेसिटी पे इस्तेमाल हो रही हैं। हर एक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, हर एक तो छोड़ो, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम अटेन कर लो। हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन करना, पर होता ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? आइएगा आगे सुनेंगे। कह रहे हैं इसलिए देयर इज नो रीजन फॉर C+I एंड C+S टू बी ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल ये नहीं होते। आई होप कि इतनी बार ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं, दिमाग में सेट हो चुकी होगी। पहले मैंने समझाया, फिर मैंने क्वेश्चंस करवाए, फिर मैंने पढ़वा भी दिया। अब मैं उम्मीद करती हूं कि ये बात दिमाग में एकदम से अच्छे से बैठ चुकी है। आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ेंगे, चलिएगा ध्यान देंगे आगे। सेविंग्स इंजेक्शन नहीं होते बेटा। आपने पैसा सेव कर दिया तो अब वो पैसा आप खर्च नहीं कर पाओगे परी, ठीक है? क्योंकि वो इनकम रहती तो हमारे पास ही है। अब हाँ, अगर आप सेव नहीं करते तो खर्चा। देखो लॉजिक सिर्फ एक ही लाइन को पकड़ना है, क्योंकि सवाल एग्जाम में आता है कौन सा इंजेक्शन है, कौन सा लीकेज है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको बस एक ही लॉजिक पकड़ना है, अपने ऊपर उसको फिट करके देखो। अगर पैसा आपके पास खर्चा करने के लिए अवेलेबल है तो वो इंजेक्शन है।
आपके पास नहीं है वो पैसा, वो लीकेज जो है वो बन जाएगा। और इसको जो है समझेंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, लास्ट पैराग्राफ जरा इसका हम चेक करेंगे। यस अनंत, पर ऐसा हम जो है अचीव कर नहीं पाते हैं, रियलिस्टिकली बात करें तो अचीव होता नहीं है। ओके, सुनेंगे। कह रहे चेक करिएगा, क्या मैम समझाओ, क्या देखें इसमें हम। देखो बेटा, कह रहे लीकेजेस आर ग्रेटर देन इंजेक्शन, यानी कि लीकेज इज ग्रेटर देन इंजेक्शन। कैन यू लेट मी नो लीकेज क्या है? सेविंग्स। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या है? इंजेक्शंस है हमारे इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे हैं अगर आपका लीकेज इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, आई कैन से कौन ज्यादा है? सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। आगे नहीं पढ़ना, मुझे बताओ नेशनल इनकम कम या ज्यादा? नेशनल इनकम विल फॉल। और अगर बेटा जी इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन लीकेजेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स है, तो अब नेशनल इनकम विल राइज। और अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस बराबर इक्वल हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर डेविएशन है, लीकेज ज्यादा है या इंजेक्शन ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? इकोनॉमी खुद को रीएडजस्ट करेगी टू ब्रिंग बैक इटसेल्फ टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है ये बात? श्योर? पक्का से? आगे सुनेंगे। नेक्स्ट जरा आप चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वापस आएंगे अब हम पेज नंबर 74 पर। 73 हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको कहा था हम अभी नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स मॉनिटरी में करेंगे। अपने आप ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो जाते हैं, हमको अलग से इसके ऊपर वापस हम नहीं जो है वो आएंगे, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे टॉपिक्स हैं कवर अप हो जाएंगे। पेज नंबर 74 पर अब आप आएंगे और अब हम चेक करेंगे बेटा सर्कुलर मॉडल, सर्कुलर फ्लो किसका? टू सेक्टर इकोनॉमी का। समझेंगे इस चीज को, ध्यान यहां पर देंगे। ऑब्वियसली ग्राफ बनाने नहीं आएंगे, डायग्राम्स बनाने नहीं आएंगे, बने हुए होंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है जी, सुनेंगे। यस यस भवांश, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी दोनों लगती हैं इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इकोनॉमी को। ठीक है जी, 3 में भी और 4 में भी चलेंगे, सुनेंगे। अब यहां पे अब आप चेक करो बेटा, क्योंकि हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो 2 सेक्टर में जहां जहां जिस जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, मार्क करूंगी, सिर्फ ध्यान उस अक्षर पे जाए। 2 सेक्टर्स हैं बेटा, एक मेरा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी मेरी फर्म्स जो हैं वो यहां पर रहती हैं। आप हमें बताएंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन होंगे? हाउस होल्ड होंगे। यहां से फैक्टर, यहां से हाउस होल्ड वाले फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे किसको? बिजनेस फर्म्स को। और ये कौन से फैक्टर इनपुट्स की बात हो रही है? जो 4 मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल। वेरी गुड। क्या ये चीजें फैक्टर इनपुट्स कहलाती हैं? यस, क्योंकि इन्हीं की मदद से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनने वाले हैं। अब ये वाले फैक्टर इनपुट्स जब फर्म्स के पास गए दोस्त, तो अब मुझे बताओ फ्री में तो नहीं देगा हाउस होल्ड ये सारी चीजें, इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। किनको करनी पड़ेगी? फर्म्स को। किसको करनी पड़ेगी? हाउस होल्ड को। इन्होंने फैक्टर पेमेंट्स करी, यानी कि यहां से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आया, यहां से इनके अगेंस्ट पेमेंट्स हुई। लैंड पर हमने पे किया क्या? रेंट। लेबर को हमने वेजेस पे की, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा और हमारे अपने प्रॉफिट्स होंगे। ये यहां से यहां फ्लो कर गए। नाउ व्हाट? अब ये सर्विसेज इनको मिल गई, फैक्टर इनपुट्स इनको मिल गए, तो इन फैक्टर इनपुट्स की अपने को क्या करना है? इनको सिर्फ देखना तो नहीं है, इनकी मदद से हम क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदार कौन होगा? अगेन वही हाउस होल्ड सेक्टर होगा। अब जब ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज देगा तो क्या फ्री में दे देगा?
ये खर्चा करेंगे, और हाउस होल्ड के खर्चे का नाम दोस्त क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो इन्होंने खर्चा किया है ये इनकी इनकम बन जाएगा, फिर उसी इनकम से और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, फिर वो यहां पर जाएंगे, फिर जब वो यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे ये खर्चा करेंगे, इसकी इनकम बनेगी, फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। हेंस सर्कुलर फ्लो, ये फ्लो जो है वो चलता रहेगा। अब यहां पे ना बेटा इसको पढ़ने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है। अजम्पशन ये है कि यदि यहां पर सर्विसेज हमने 10,000 रुपए की इनको दी है, फैक्टर इनपुट्स इनको हमने 10,000 रुपए के दिए हैं, तो 10,000 रुपए के बराबर के ही गुड्स बनेंगे और 10,000 रुपए के बराबर ही खर्चे भी होंगे। यानी कि जो भी आपकी इनकम है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, कोई सेविंग्स नहीं होती हैं। ये अज्यूम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अज्यूम नहीं करोगे तो दोस्त कल परसों जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं उसमें सेविंग्स तो हम कुछ ना कुछ मानते थे, और अगर आप वहां पे ये अज्यूम नहीं करते हो कि सेविंग जीरो होती है तो फिर यहां पे कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ बेटा इस बात का ध्यान रखना, टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए सिर्फ ये अजम्पशन लेनी है कि किसी भी प्रकार की सेविंग्स नहीं होती। जो भी इनकम है वो खर्च हो जाएगी, जो भी खर्चा होगा बराबर के नए गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि एक की इनकम दूसरे का खर्चा। 10,000 मैं तुमको दूंगी तो 10,000 के बराबर की सर्विसेज आप मेरे को, गुड्स मेरे को दे देना। समझ में आया? सेविंग्स ना तो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ना हाउस होल्ड सेक्टर कुछ कर रहा है, ना ही कुछ काम बिजनेस सेक्टर कर रहे हैं। सेविंग्स किसी भी सेक्टर से नहीं आएंगी। क्लियर है ये बात? नहीं तो बेटा अगर सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये इक्वेशन खराब हो जाएगी, इम्बैलेंस आएगा इसके अंदर, और ये वाली चीज रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। ये रिजल्ट क्या कहता है कि जो फैक्टर पेमेंट से हैं बिल्कुल उसके बराबर की हाउस होल्ड की इनकम होगी। 10,000 इनकम अर्न हुई हाउस होल्ड सेक्टर से, उसने 10,000 का ही खर्चा कर दिया। खर्चा किस पे किया? बिजनेस फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो सेम 10,000 रुपए फर्म्स की इनकम बन गई, उनकी रिसीट्स बन गई, और 10,000 के बराबर का ही तो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था। सो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा ओनली एंड ओनली वाइल स्टडिंग दिस सर्कुलर मॉडल कि आपकी सेविंग्स जीरो होती हैं। एक पॉइंट का डिस्कशन और करेंगे, ऑल्दो हम पहले कर चुके हैं इस बात को। जल्दी से मुझे बताएंगे आप, क्योंकि टू सेक्टर में हो तो क्या कोई गवर्नमेंट यहां पर मिलेगी? नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट अगर नहीं मिलेगी तो कोई टैक्स वसूल करने वाला होगा? नहीं होगा। आपको 100 रुपए आपकी कंपनी से मिलेंगे, फर्म से मिलेंगे, और आपके पास 100 रुपए ही खर्चे के लिए भी रहेंगे। टैक्सेस तो आपको पे करने नहीं है। यानी कि जो इनकम होती है वही डिस्पोजेबल इनकम होती है, ओनली इन केस ऑफ टू सेक्टर। जैसे ही गवर्नमेंट आ जाएगी ये वाली इक्वेशन बदल जाती है। सो यहां पे दोस्त वाई इनकम या वाई डी डिस्पोजेबल इनकम बराबर है, बोलो क्या सभी सेक्टर्स में, तीनों मॉडल्स में? नहीं, ओनली इन केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है जी मैम, एक बार आप मार्क पीडीएफ सेंड करवा देना ये वाली। देयर इज नो, क्यों नहीं बेटा, आप मेरे साथ में मार्किंग करो ना। ठीक है, आपके पास बुक्स होंगी, मैं कुछ लिखवा तो नहीं रही हूं, तो ये जो मार्किंग्स हैं ये तो आप खुद करेंगे ना। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स हैं, रिसीव हो चुकी हैं, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप प्लीज बेटा खुद से लिखेंगे। मैं कुछ भी लिखवाऊंगी, मैं इतनी सारी मार्किंग एक्स्ट्रा भी करती हूँ, तो मैं पीडीएफ आपको इस तरीके से शेयर जो है वो नहीं होगा। आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ मेरे साथ में आप मार्क करेंगे। ठीक है, और इन केस आपको बुक रिसीव नहीं हुई तो वो आप मुझे शेयर करो, मैं इसका पीडीएफ, चैप्टर का पीडीएफ व्हाट्सएप पे हम डलवा देंगे। वैसे तो आपके टेस्ट ऐप पे भी बुक सेक्शन में दिख जाएगा आपको। ठीक है, पर ये जो मार्किंग है ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। चले जी, सुनेंगे, ध्यान देंगे जरा। अब इसको पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल टू सेक्टर मॉडल, circular flow of income model. Prices including factor prices
कैपिटल टेक्नोलॉजी सप्लाई इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। कुछ अजम्पशंस अब हम पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो जी, हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। बच्चा कहेगा कि मैम देखो, आप ये मान रहे हो 10,000 यूनिट्स आपने बनाए, 1 रुपए पर यूनिट पे आपने बेचा, तो 10,000 की कमाई, 10,000 का खर्चा। व्हाट इफ 10,000 यूनिट्स में से 2,000 यूनिट्स ही 1 रुपए पे बिके, अगले 2,000 5 रुपए पे बिके, अगला 1,000 3 रुपए पे बिका, तो भाई साहब रुक जाओ, आपको इनको अज्यूम करना है कांस्टेंट है। आप इनमें चेंज नहीं ला सकते हो, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। सभी प्राइजेस इंक्लूडिंग फैक्टर प्राइसेस। मान लीजिए सामान बनाते बनाते लेबर ने स्ट्राइक कर दी, कहते हैं हमारी वेजेस बढ़ाओ। 5,000 यूनिट्स तो जो मेरा रेट था डिसाइडेड उसी पे बने, उसी रेट पे बने, लेकिन उसके बाद लेबर ने स्ट्राइक कर दी, कहते हैं आप हमें 10 रुपए पर यूनिट, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए पर यूनिट आप हमको देते हो, हमारा 12 रुपए से कम पे गुजारा नहीं होता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ऐसी हरकतें नहीं होंगी। जो रेट डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। प्राइजेस, टेक्नोलॉजी, अब आप टेक्नोलॉजी की बात करो, टेक्नोलॉजी सोफेस्टिकेटेड, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो कम कर देता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी अपडेशन नहीं है। आगे देखेंगे, क्या हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी होगा या ओपन? क्लोज्ड होगा। इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट सेक्टर है ना ही फॉरेन सेक्टर है। आगे देखेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, हम क्या मान रहे हैं? क्या हम मान रहे हैं ना ही कोई सेविंग्स है ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ना ही कोई इंजेक्शन है और ना ही कोई लीकेज है। लॉजिकल? तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ये अजम्पशन अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बात छोटी सी कि 2 सेक्टर में हमारे पास गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। तो जो कॉन्सेप्ट है ना उसी से अजम्पशन बनती है, और जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना तो फिर अजम्पशंस भी ना लॉजिकल लगती हैं। अब मैं पहले ही आपको अजम्पशन पढ़ाती, देखो बेटा मान लो, बेटा मान लो, कितना मानोगे? कहीं ना कहीं तो मन में सवाल उथल पुथल मचती है, क्यों मान ले भाई? और मैं फिर जबरदस्ती कहती, बेटा जेएम कीन्स कह रहा है मान लो। कहे हम अभी भी वही रहे हैं, पर क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो इन अजम्पशंस को थोड़ा सा समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने ये चीज समझ ली है कि यहां पर सर्कुलर मॉडल पढ़ते वक्त कोई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो ये थोड़ा दिल हामी भर देता है, मान लेता है दिल कि लीकेज और इंजेक्शन नहीं होते हैं। पढ़ हम अभी भी वही रहे हैं, बस पढ़ने का ढंग अलग है कि कॉन्सेप्ट को अगर पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बुक में लिखी हुई बातें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, चीजें तो हमें समझ में आ गई हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा बुक नहीं आई है अभी तक? अच्छा, अरे एक बच्चा कह रहा है मैं नेपाल से हूं। अच्छा जी, नहीं आपको पता है आप लोग कहाँ से हो? इससे सब दिल्ली से हो क्या? हाँ, कोई ऐसा जो बाहर से हैं और यहाँ पे पीजी से रह रहे हो? कहाँ से हो? बहादुरगढ़, गुड। और कहाँ से? कहाँ, दोबारा बोलो। मैनपुरी, अच्छा आप भी। और कौन हो दिल्ली से बाहर के? कहाँ से हो? क्या बात है। और वो ना जबरदस्त नेपाल से हो आप भी? ग्रेट ग्रेट, बहादुरगढ़, वेरी गुड। और बताओ। हाँ जी, नैनीताल, क्या बात है। मौसम सही है नैनीताल का? आजकल बहुत भीड़ भीड़ चल रही है रस्तों में, है ना? और बताओ, और कौन कहाँ से हो? इफ यू पीपल बिलीव, मॉर्निंग का जो हमारा फाउंडेशन का बैच चल रहा है वहाँ पे ना हमारे पास बच्चे दुबई से पढ़ रहे हैं। हाँ है, नहीं हाँ सच बता रही हैं आपसे, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। ऐसे कुछ हम जो है इस कुर्सी पे बैठ के कुछ भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हवाबाजी, तो ये सच है। मॉर्निंग वाले बैच में हमारे पास बच्चे दुबई से हैं, हमें पता नहीं था। एक दिन ना ऐसे ही बच्चे ने, मॉर्निंग में मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी ही क्लास की बात है, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ा रही थी और कुछ चैट आया और मैंने कुछ ऐसी ही बात करी, हम कोई एग्जाम्पल ले रहे थे, तो मैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा रही थी तो मैंने कहा मान लो कि हम चीज़ें यहाँ से मंगवा रहे हैं, तो एक चैट आती है, मैम मानना क्या है, मैं तो दुबई से ही हूँ।
तो हमने ऐसी जो है इग्नोर कर दिया कि बच्चा ठीक है ऑनलाइन चैट है कुछ भी लिख देता है। फिर सबने शुरू कर दिया, मैम मैं अंडमान निकोबार से हूँ, मैम मैं मार्स से हूँ, मैं सैटर्न से हूँ मैं प्लूटो से हूँ। ऐसे ऐसे जो है ना, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी मजाक ऑनलाइन चैट में कर रहे थे। तो वो लड़की कहती है नहीं मैम मैं सही कह रही हूँ, मैं आपका जो है दुबई से हूँ। तो हमने फिर जो है चैट को वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया और वी केम बैक टू स्टडीज़। बाद में हमने ऐसे डिस्कशन किया, फिर नेक्स्ट डे वैभव सर की क्लास में भी यही बात हो गई चालू। और फिर क्या हुआ, उस लड़की ने अपनी लोकेशन शेयर की, लाइव लोकेशन उसने शेयर की। और लोकेशन को जब हमने जूम इन किया तो वो जो है ना साइड में ना बुर्ज खलीफा वो जो है मैप में दिख रहा। अच्छा हमको फिर नहीं भरोसा हुआ, फिर हमने उसको क्या जो है उसने हमारा किया, वो उस टाइम पे जो क्लास ले रही थी ना उसने अपने घर वालों से लाइव वीडियो बनवाई अपनी। उस टाइम जो है लेक्चर आई गेस कुछ लेक्चर नंबर 30 चल रहा था, तो उसने वो ऐसे विंडो से पहले बुर्ज खलीफा दिखाते हुए ऐसे कैमरा जो है अपनी तरफ लेके स्क्रीन पे जूम किया, देखो आज आपका लेक्चर 30 चल रहा है और मैं 30 लेक्चर ले रही हूँ। सो आप जो है यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, दुबई से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक आध दिन में, एक आध दिन तो नहीं जितने भी दिनों में एक इंटरव्यू भी हमने कंडक्ट किया है कुछ दिन पहले, और वो स्टूडेंट भी हमारा दुबई से है जिसका हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो आप ज़रा सुनना, जब भी आएगा ये हम आपके साथ शेयर करेंगे लिंक। तो मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है जब आप लोग ये बताते हो हम यहाँ से वहाँ से। अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम मैं हरिद्वार से हूँ, हरियाणा करनाल, गुड वेरी गुड। तो हम जिस टॉपिक पे थे बुक का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में जो है शेयर करवा दूंगी, ठीक है जी, जिनको बुक्स ऑनलाइन नहीं मिली हैं। चलिएगा सुनेंगे। दिस मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स विद इन एन इकोनॉमी। इट ब्रेक्स द इकोनॉमी डाउन इनटू 2 प्राइमरी प्लेयर्स। बोलो बेटा 2 सेक्टर में कौन से प्लेयर्स होंगे? हाउस होल्ड्स एंड, वेरी नाइस। It separates the market that these participants operate in as markets for goods and services and markets for the factors of production. दोस्त मेरे जवाब देंगे, इनमें से कौन सा मार्केट फॉर गुड्स एंड सेक्टर को डिनोट करेगा, सर्विसेज को डिनोट करेगा? हाउस होल्ड या बिजनेस फर्म? फर्म्स। और कौन सी मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिनोट करेगा? हाउस होल्ड को। अगली लाइन पढ़ लो। Household owns all the factors of production. They sell their factor services to earn factor incomes which are entirely spent to consume all final goods. Highlight करेंगे बेटा entirely spent, यानी कि no savings। किस पे खर्चा हो रहा है? उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो कि बन रहे हैं बाय बिजनेस फर्म्स। ओके, the firms are assumed to hire factors of production from household। आपने भी मुझे बताया था मैम सारे फैक्टर इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे? हाउस होल्ड से मिलेंगे। वो फिर गुड्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, उनको बेचेंगे, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर्स को। एंड दे डू नॉट सेव। क्या समझ में आ रहा है? और यही जो है बेटा जी, क्योंकि आज 3rd क्लास है, आई होप आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होगे पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका। पहले लॉजिक्स, पहले बेसिक्स, फिर उसके बाद बुक से रीडिंग करेंगे, और बुक से एक एक लाइन की रीडिंग करेंगे, सभी चैप्टर्स की करेंगे। वजह भी आपको पता है, इंस्टीट्यूट अपनी लैंग्वेज से पेपर बनाएगा, हम ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी अपने नोट्स बनाओ, मैं जितना मर्जी अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊं, द थिंग इज आपका पेपर तो इंस्टीट्यूट की बुक से, उसी की लैंग्वेज से बनने वाला है। थ्योरी पेपर होता तो मैं आपको बोलती हाँ बेटा खुद से लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। पेपर थ्योरी नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, और इंस्टीट्यूट फिर से वही बात, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करता है। सो यहाँ पे चेक करो बेटा, लिखा है देयर आर नो कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन से मतलब क्या हुआ? फर्म्स तो होती है। लिखो इसको सही करो, देयर आर नो कॉरपोरेशन टैक्सेस। या फिर दूसरा मीनिंग क्या आप निकाल सकते हो? कॉरपोरेशन का मतलब है सरकारी कॉरपोरेशंस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, पर ज्यादा अच्छा तरीका जो रहेगा समझने का वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ओके,
कॉर्पोरेट सेविंग्स भी नहीं होंगी, आई टोल्ड यू, और किसी भी प्रकार की रिटेन्ड अर्निंग्स भी नहीं होती हैं। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन समझ में आई आपको? इनकम इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम, कहां पर? टू सेक्टर इकोनॉमी में। जी बताएं। नहीं, कोई भी नहीं करेगा, तभी तो लीकेज और इंजेक्शन है ही नहीं ना, ना सेविंग्स है ना इन्वेस्टमेंट है ना। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे जरा, ये थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे अपनी बुक्स में, एक जगह ब्रोकन लाइंस हैं और एक जगह सीधी सीधी पूरी पूरी लाइंस जो हैं वो बनाई गई हैं। बस वो उसका मीनिंग समझा रहे हैं। क्या मीनिंग समझा रहे हैं? कहते हैं जो सर्कुलर ब्रोकन लाइंस है ना, ब्रोकन लाइंस, ये वाली ब्रोकन लाइन, ये वाली और ये वाली, ये क्या दिखा रहे हैं? विद एरोज शो फैक्टर एंड प्रोडक्ट फ्लोज। तो ये क्या दिखा रहा है? फैक्टर इनपुट्स का फ्लो दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट रियल फ्लोज, ये जो आपकी बेटा डॉटेड लाइंस हैं या ब्रोकन लाइंस हैं, आप कुछ भी कह लो, ये आपके बेटा रियल फ्लोज को दिखाते हैं। पर ये वाली जो लाइंस हैं, जो कंप्लीट लाइंस हैं, ये बेटा आपके मनी फ्लो को दिखाते हैं। ये पेमेंट पैसा, ठीक है, और यहां पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पैसे का खर्चा, मनी फ्लोज। और ये जो फैक्टर इनपुट्स हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये तो कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाला टैंजिबल चीज है ना, कुछ ना कुछ। यहां पे तो उसका रियल फ्लो जो है डिनोट करवा रहा है, बस यही बताया है। कह रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअस लाइंस है ना, वो बेटा मनी फ्लोज होते हैं। और ये मनी फ्लोज जनरेट कैसे हुए? रियल फ्लोज से, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज ली, आपने फैक्टर इनपुट्स लिए, तभी तो आपको पेमेंट करनी पड़ी। क्योंकि आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तभी तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ी। तो मनी फ्लो कैसे जनरेट होगा? जब रियल फ्लोज जनरेट होंगे। नाउ द पॉइंट इज, इंस्टीट्यूट हरकत पे आएगा। वो क्या करेगा आपके साथ? क्वेश्चन को चेंज कर देगा। वो जहां पर डॉटेड है, ब्रोकन है, उसको कॉन्टिन्यूस लाइन कर सकता है, कॉन्टिन्यूस लाइंस को ब्रोकन लाइंस में कर सकता है। तो रट्टे नहीं मार के जाना। द थिंग इज, अगर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फैक्टर इनपुट्स हैं, क्या ये पैसे का जनरेशन है? नहीं, ये रियल फ्लोज है। पर अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो या फिर इन फैक्टर इनपुट्स के अगेंस्ट आपने कुछ पेमेंट की है, तो वो आपका मनी फ्लोज में जाएगा, मनी फ्लोज में जाएगा। रट के मत जाना बेटा कि मैम कॉन्टिन्यूस लाइन पक्का पक्का ये, ब्रोकन लाइंस पक्का पक्का ये। इंस्टीट्यूट घुमा देगा सवाल। आपको लॉजिक के साथ जाना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। अगर आप चीजों को खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो हमारे लिए वो मनी फ्लोज बनेंगे। फैक्टर इनपुट्स आप दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हो, तो वो आपके रियल फ्लोज बनेंगे। क्लियर है बच्चे मेरी बात? पक्का से आइएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, रियल फ्लोज रेफर टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि मनी फ्लो का मतलब क्या है? पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या कंजम्पशन पर खर्चे की बात कर रहे हैं। इजी लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स एज ईजी एज पॉसिबल फॉर यू पीपल। आई नीड योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू दैट। जस्ट रीड वॉट एवर हैज बिन टॉट इन ईच एंड एवरी क्लास, दैट्स इट। इतना आप कर लीजिए, टेस्ट आप दे दीजिए। पास आप टेस्ट में अगर यहाँ पर हैं तो आप पक्का पक्का फाइनल्स में पास हैं। हमारे टेस्ट के अगर हम लेवल की बात करें, मैं सिर्फ इको की नहीं, एक जनरल आपके साथ सिनारियो शेयर कर रही हूँ। टेस्ट का लेवल, इंस्टीट्यूट का लेवल यहाँ, तो हमारा टेस्ट यहाँ हम प्रिपेयर करते हैं। यू नेवर नो कि इंस्टीट्यूट किस लेवल का पेपर बनाएगा। हम आपको तैयारी बिल्कुल ICI के लेवल की कराएंगे, और पेपर घूम कर आ गया, अगले 3 महीने 4 महीने आपके लगेंगे। सो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें, टेस्ट में भी क्वेश्चंस और यहाँ पर भी जो हम पढ़ा रहे हैं। आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, इट हैज़ टू बी बोथ वेज। हम पढ़ाएं, आप यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली ख्वाबों में कोई और ही चल रहा है या चल रही है, तो बात नहीं जमेगी।
इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट हियर तो मेंटली भी यू हैव टू बी हियर। ठीक है जी, चलो जी। बोथ द फ्लोज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ गया होगा। एक हाथ से हम लेंगे, एक हाथ से हम देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं। फैक्टर इनपुट्स अगर हम ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट फिर से हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, सिंस द होल ऑफ द हाउस होल्ड इनकम इज स्पेंट, अगेन इसका इशारा किसकी तरफ है? सब स्पेंड हो रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये? किसी भी तरह की सेविंग्स नहीं है। फिर से पढ़ो ना, होल ऑफ द हाउस होल्ड इनकम इज स्पेंट, सब कुछ खर्च करना है तो सेव कुछ नहीं करना है। इंटरप्रिटेशन आपको करना आना चाहिए। ओके, since whole of the household income is spent on the goods and services produced by the firm's household expenditure equals to the total receipts which is equal to the value of output. Now आप चेक करो एक छोटी सी बात, अब आपको जो है ढंग से समझ में आएगा। देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाउसहोल्ड इनकम इज स्पेंट ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू टोटल रिसीट्स यानी कि जो आपने सप्लाई किया होगा, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इनकम। ये हरकत कहां पर होगी? ओनली एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? और क्या टू सेक्टर का जो ये सर्कुलर फ्लो है इसमें ये चीज ऑलवेज पॉसिबल है? इसमें है। आप चेक करो ना, कुछ सेव तो करना नहीं है तो बराबरी पे ही तो किस्सा चलेगा हर बार। कुछ इन्वेस्ट तो करना नहीं है तो बराबरी पे ही तो चलेगा। तो यहां पर ये जो है अज्यूम्ड है, बीइंग कि कोई सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे तो ये हरकत हमेशा होगी। क्लियर है? श्योर? पक्का? बढ़ सकते हैं आगे? आइएगा, नेक्स्ट आएंगे। ये सब हम कर चुके हैं, ये डायग्राम मैं आपको समझा चुकी हूं। अब हम आएंगे इस वाले डायग्राम पर, सुनेंगे ध्यान से, सुनिएगा बेटा, चेक करेंगे। अब इस डायग्राम को मेरे साथ समझेंगे। जिस जिस चीज पर मैं मार्किंग करूंगी आपका भी ध्यान बिल्कुल सिर्फ वहीं पर जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, समझाओ मैम। समझते हैं, आइएगा। दोस्त देखो क्या होता है, आपको ये बात तो पता होगी। कौन सी बात मैम? कि ये वाली कंजम्पशन लाइन होती है। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, मैं आपके लिए बनाती हूं। शुरू से बनाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। चलो ठीक है, और आगे हम एक लाइन मुझे और चाहिए। ठीक है, सुनेंगे बेटा। अब आप क्या करने वाले हो, आपके पास अब एडी और एएस सब कुछ जो है वो आपको दिखेगा, पर हम थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। मुझे बताओ, आपको याद है कि ये वाली कंजम्पशन लाइन होती है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है कंजम्पशन फंक्शन की लाइन होती है, ये रही वो कंजम्पशन फंक्शन की लाइन। ठीक है, ठीक है, आगे आप चलेंगे। अब आप हमें ये बताएं, ये वाला हिस्सा किसका होता था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ए से डिनोट करते थे। ये पैसा कहां से आता था? पुराने पैसे को डिससेव करके। यानी कि एक मुझे सेविंग्स फंक्शन को डिनोट करने के लिए सेविंग ग्राफ चाहिए होगा, जो कि कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ जो है वो ऐसा दिखेगा, सेविंग ग्राफ। यानी कि ये अगर ए है तो ये माइनस ए होगा ना, यही तो आपने डिससेव किया होगा। क्लियर है बात? क्लियर है। अब बेटा जी इनकम लाइन की अगर मैं बात करूं, यहां पे ऑब्वियसली मैं अपनी इनकम ही जो है वो दिखा रही हूं, यहां पे मैं अपनी कंजम्पशन फंक्शन को दिखा रही हूं, और ये मेरा सेविंग्स का ग्राफ है, सेविंग्स दिख रहे हैं। अब आप बच्चे चेक करिएगा, मैं ना क्या करूंगी, इनकम लाइन बनाऊंगी, और इनकम लाइन बेटा हमेशा 45 डिग्री लाइन होती है। आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, और अगर पता है तो क्या इसका रीजन लॉजिक भी पता है कि 45 डिग्री क्या डिनोट करता है? तो वो वक्त आने पे आई लास्ट यू, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग मेरी जो इनकम लाइन इंट्रोड्यूस होती है ना दोस्त, वो 45 डिग्री लाइन जो है वो होती है, और वो लाइन कहाँ से आएगी?
ओरिजिन से पास जो है वो होती है, वो लाइन मेरी ओरिजिन से जो है वो पास होती है। तो ये है मेरी कौन सी लाइन, मेरी इनकम लाइन। क्लियर है ये बात? और ये तो आपको इनकम लाइन आपको दे रखी है, और आपको पता है कि इनकम ही तो एग्रीगेट सप्लाई होता है। कहां गया? इनकम ही तो एग्रीगेट सप्लाई होता है, और ये कैसे निकलता है? C प्लस एस से। क्या यहां तक बातें समझ में आई? एक एक करके देख लो सो दैट हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने आपको ये लाइन भी बनानी सिखा दी, ये भी सिखा दी है। ठीक है, क्लियर है ग्राफ? हमें क्लियर है। अब आप मेरे बेटा मुझे बताओ, क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां मार्किंग है मेरी, ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे क्या इनकम और कंजम्पशन बराबर है? जितना कमाया उतना खर्च किया, यानी कि सेविंग्स क्या है? जरा सामने इसके आके चेक करो, क्या जीरो है? दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चा कंफ्यूज होता है कि ब्रेक इवन ही इक्विलिब्रियम होता है, गलत बात है। इक्विलिब्रियम मतलब एडी और एएस का बराबर होना। मैंने एडी लाइन तो बनाई नहीं अभी तक। एडी क्या होता है? एडी इज योर सी प्लस आई। मैंने तो आई इन्वेस्टमेंट की लाइन बनाई ही नहीं अभी तक। मैंने तो एडी अभी तक कहीं डिनोट ही नहीं करवाया। ये होगा बेटा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मेरे दोस्त मुझे आप बताओगे, अगर मैं इस येलो एरिया की बात करूं तो क्या यहां पर इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है? इसका मतलब ज्यादा इनकम कम कंजम्पशन आपने सेव किया होगा, तो क्या सेविंग्स पॉजिटिव हो गए? यानी कि ये वाला एरिया इस एरिया के ही तो बराबर हो जाएगा ना, ऐसा ही तो रहेगा ना, यही होगा ना। ये जितना पॉजिटिव है वो उतना सेविंग्स ही तो दिखती जा रही है। अच्छा, आगे मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा था? y बराबर c, देयरफॉर S0, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानती हूं। ये वाले एरिया में अगर मैं बात करूं, ये वाला एरिया, क्या यहां पर आपके पास कौन ज्यादा कौन कम है? यहां पर मेरे पास कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। तो कम इनकम पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो डिससेव ही तो किया होगा। तो सेविंग्स इसके सामने नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी या जीरो होगी? नेगेटिव। चेक करो बेटा, क्या सेविंग्स नेगेटिव साइड में? या क्वाड्रेंट तो आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये नेगेटिव वाला है। ग्राफ समझ में आया? आइएगा जरा बुक से अब देख लो, अब आपको समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, ये वाला एरिया क्या आपने भी बोला सेविंग्स का है, हमने भी बोला कि देखो इसके सामने बिल्कुल हमने सेविंग्स शुरू कर दी। ये वाला हिस्सा डिस सेविंग्स का है तो सेविंग्स नेगेटिव है। ये हिस्से पे सी वाई बराबर है तो इसके बिल्कुल सामने सेविंग्स जीरो थी। क्लियर है ये बात? बस यही ये डायग्राम दिखा रहा था। इनकम लाइन 45 डिग्री पर होती है। अब ये क्या आगे से बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आप जो है, आप इनकम जब आपकी y1 है तो आपने क्या किया है? कुछ भी सेव नहीं किया। यही मतलब है, जब आपके पास इनकम ज्यादा आई तो आपके साथ क्या हुआ? आपने अब सेविंग्स करना शुरू कर दिया। बस ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम दिखा रखा है। क्लियर है दोस्त? पक्का? श्योर? ग्राफ बनाना आएगा नहीं, बट एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए। आइडिया तो हो, बुक में दे रखा है तो क्या कहानी है उसकी, तो थोड़ा सा हमको जो है आइडिया होना चाहिए। अब आप चेक करो बेटा, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। जरा ये राइट में कहानी जरा पढ़ के देखो, तुमको समझ में आ रही है? आनी चाहिए। इट्स बीन 3 क्लासेस। मैं उम्मीद करती हूं ये वाली कहानी आपको खुद से समझ में आएगी। एक बार अपनी तरफ से आप रीड करेंगे। हाँ, इक्वल होंगे। ठीक है अभिषेक, डायग्रामेटिकली इतना वो जो है नहीं आपको दिख रहा। यस, वो इक्वल होंगे। ठीक है, हम बराबरी से वैसा ही बना रहे हैं। ऑनलाइन बताएं बच्चे, गिव मी अ थम्स अप, स्माइली, डू लेट मी नो कि आपको मेरी कहानी समझ में आई।
हो जाए तो मुझे बताना, फिर आई विल रीड इट फॉर यू। चलो, गुड प्राची, आयुष, भवांश, अभिषेक, ग्रेट, शिवांश। चलो, अच्छे अच्छे जो है ना नए नए नाम सुनने को मिलते हैं। एंड बिफोर आई मूव अहेड, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कहाँ है वो? आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सी? आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच। समझ में आया? पढ़े एक बार, आइएगा। कहते हैं सेविंग फंक्शंस क्या दिखाता है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर कितना आप सेव करते हो। दोस्त, टू सेक्टर में हो, इनकम लिखे, डिस्पोजेबल इनकम लिखे, फर्क तो नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता ना फर्क। ओके, कंजम्पशन अगर 0 लेवल ऑफ इनकम पे आप कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हो सकती है, और उसका नाम क्या होता है? ऑटोनॉमस। डिनोट किससे करते हैं? ए से करते हैं। सो बाय डेफिनेशन नेशनल इनकम, क्या ये वाली इक्वेशन समझ में आई हमें? नेशनल इनकम ए एस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। देयरफॉर एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। सेविंग्स कैसे निकलेंगी? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। जल्दी से बताना मेरे बच्चे, आगे की लाइन आप, मैं उम्मीद कर रही हूं पढ़ चुके हो तो जवाब भी दे दोगे। स्लोप का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज। परफेक्ट, रेट ऑफ चेंज। जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन क्या था? एमपीसी। तो आप मुझे बता सकते हो स्लोप ऑफ सेविंग्स क्या होगा? एमपीएस। यानी कि कंजम्पशन इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं तो ये स्लोप हो गया, सेविंग फंक्शन कुछ ऐसे लिखी जाती है तो ये स्लोप हो गया। डन है? आओ पढ़ लो इसको। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज एमपीएस, यानी कि अगर आप 1 यूनिट इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम में करते हो तो इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ बी यूनिट्स इन कंजम्पशन। आपका अगर कुछ इनकम इंक्रीज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली कुछ हिस्सा उसमें से आप कंजम्पशन पर लगा दोगे, इसका ये मतलब है। और जो बच गया वो सेव हो गया, जो बच गया रिमाइंडर वो सेव हो गया, और क्योंकि मार्जिनल फिगर्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा सेविंग्स हो गई प्रीवियस लेवल से, अब कुछ एक्स्ट्रा आपने सेव कर दिया। सेविंग बोलना मेरे बच्चे। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ट्रू। कंजम्पशन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। ट्रू। Savings is an increasing function of level of income. Because MPS कैसे निकलता है? 1 minus MPC, it is positive. That is, saving increases जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। Thus savings is an increasing function of level of income। हम तो पहले ही increasing लिखवा चुके थे आपको। MPC क्या बेटा 1 से ज्यादा हो सकता है? 100% से ज्यादा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। 1 रुपए की कमाई के 2 ही तो काम है, या तो खर्चा होगा या सेव होगा। तो चेक करो, एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, और कम से कम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? 0। 0 वैल्यू कब होगी एमपीसी की? जब सारा सेव हो जाएगा। आत्मा कहां से कहां तक भटकी? 0 से 1 तक। पर कीन्स के हिसाब से आत्मा कहां से कहां तक भटकती है? 0.5 से 1 तक। क्या आपको लग रहा है रिवाइज भी हो रहा है, कोर्स भी हो रहा है? बेसिक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके थे और उसी चीज को यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि यही हमारा तरीका है कि मैं एक एक पहले पढ़ाऊं फिर समझाऊं, एक बार कनेक्शन अब जुड़ जाए चीज़ों के बीच में, फिर हम जो है पढ़ सकते हैं। अभी जब 2 क्लासेस से हम पढ़ रहे थे, एक मैंने चीज़ यहाँ से पढ़ाई, एक वहाँ से पढ़ाई, एक वहाँ से पढ़ाई, क्योंकि आपको नहीं पता, हमें पता है चीज़ें कैसे कनेक्ट होंगी। अब क्योंकि वो 2 क्लासेस में हम बेस अपना बना चुके हैं, अब सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली आपको कवर अप होती रहेंगी, रिवीजन होता रहेगा, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। कौन सी लाइन बतानी है मैम? स्लोप वाली लाइन दोबारा बता दो। स्लोप बेटा आप लोग मुझे सच्ची बताओ, न्यू ज्वाइनी हो? अच्छा, नेटवर्क चला गया, हे प्रभु, कोई बात नहीं,
स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज, ये चीज मैंने डे 1 पे बताई थी। स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन एमपीसी होता है, स्लोप ऑफ सेविंग एमपीएस होता है। ये मैंने दोनों की इक्वेशंस बताई हैं, ये भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैं बता चुकी हूँ। मैंने कुछ नया नहीं बताया था बेटा, सिर्फ रिवाइज करवाया था, ठीक है। सो डू नॉट वरी, नया कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ रिवाइज करवाया है। आगे चलेंगे। मुश्किल है क्या ये इक्वेशन समझना? चलेंगे फिर और आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया। अब आ जाएंगे हम इस डायग्राम पर। इसको जरा अब हम समझेंगे और पूरे फोकस के साथ आप समझेंगे, फिर हम आगे की चर्चा आपके साथ करेंगे। आइएगा बेटा, पूरा फोकस यहाँ पे, पूरा ध्यान यहाँ पर। लेट अस स्टार्ट। ओके, जूम इन नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि जूम इन करूंगी ज्यादा तो फिर जो है मार्किंग्स हट जाएंगी, तो हम जो है इतना ही इसको रखेंगे। आइएगा, एमपीसी इज लेस देन यूनिटी मीन्स लेस देन 1। यस यस, यूनिटी मीन्स 1। यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। पर कीन्स के हिसाब से आत्मा 0.5 से 1 तक भटकती है। सवाल अगर स्पेसिफाई करे कि कीन्स की नजर से बताना है तो 0.5 से 1, यूजुअली वो कुछ नहीं पूछता, सिंपल पूछता है एमपीसी की वैल्यू बताओ, तो 0 to 1 जाती है। ओके, अच्छा क्या एमपीएस की वैल्यू भी 0 to 1 जाएगी? ऑब्वियसली, ठीक है। सुनना दोस्त, मैंने ना आपसे एक बात कही थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम इनकम लाइन बनाते हैं तो इनकम लाइन मेरी 45 डिग्री लाइन बनती है। ये मेरी 45 डिग्री का एंगल जो है बनता है इनकम लाइन, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि C+S। क्लियर है? क्लियर। ये ना 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या होता है जरा समझना। ये आपकी इनकम है, यहाँ पे आप एग्रीगेट जो है डिमांड दिखा रहे हो, इनकम यानी कि आप जो है एग्रीगेट सप्लाई दिखा रहे हो, यही मतलब है। क्या आप मानते हो बेटा ये एंगल 90 डिग्री का है? तो 45 डिग्री का मतलब 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना। सो अगर 45 डिग्री लाइन है ना, मैं अगर बात करूं इस पॉइंट की, तो जितना एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू होगी वही एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू होगी। मैं इस पॉइंट पे हूं, तो जितना एग्रीगेट डिमांड होगा उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होगा। मैं इस पॉइंट पे हूं, मैं 45 डिग्री लाइन के किसी भी पॉइंट पर हूं, वहां से एक्स और वाई एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ये 45 डिग्री लाइन का लॉजिक है। 45 डिग्री लाइन पर कोई भी कर्व अगर बनता है, कोई भी आपकी जो है रिलेशनशिप दिखता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जब आप काउंट करोगे एक्स और वाई एक्सिस से, वो बराबरी का होता है, वो बराबरी का होता है। ये इसका लॉजिक है। तो यहां पर मेरी इनकम लाइन जो बनती है ना, वो बनती है 45 डिग्री पर। ठीक है, आगे समझाओ। 45 डिग्री पर ये लाइन बनती है, तो देखो बेटा, क्या ये लाइन 45 डिग्री की आपको दिख रही है? क्या ये बेटा मेरे पास, मैं इसको बोल्ड ज्यादा हो गया, मैं ऐसे डिनोट करती हूं बिकॉज मुझे लिखना भी है। ये आपकी कौन सी लाइन है? इनकम लाइन, जिसको आप एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हो। आपको कंजम्पशन फंक्शन तो बनाना आता ही था, वो ये हो गया। मैं ना जा कहाँ रही हूं, बनाना क्या चाह रही हूं, आपको इक्विलिब्रियम पर लेकर जा रही हूं। इक्विलिब्रियम पे जाने का मतलब मुझे एडी और एएस चाहिए होगा। एडी का मतलब मुझे C+I चाहिए होगा, और एएस का मतलब मुझे C+S चाहिए। तो मैंने C बना दिया कंजम्पशन लाइन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई चाहिए, और आई तो आपको पता है इट कम्स विद अ बार, कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट चल रहा है। मैम इसको इतना दूर क्यों बना दिया? बेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, नो अदर रीजन। मैं चाहती मैं यहां भी बना सकती थी, हौश पौश हो जाती, बच्चे को समझ में नहीं आता। ये इंस्टीट्यूट जानता है, मानता है कि हौश पौश हो जाएगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी, ओनली फॉर बेटर प्रेजेंटेशन उसने एक अलग से पैनल बना दिया है उस चीज का, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, इन्वेस्टमेंट तो बदल नहीं सकती। अब आप मुझे सोचकर बताओ बेटा, ये आपका क्या होगा?
ऑटोनॉमस कंजम्पशन, डिससेव किया होगा तो एक सेविंग्स फंक्शन भी होगा, ये सेविंग लाइन आ गई, ये अभी अभी आप बनाकर आए ही हो। क्लियर है ये बात? यानी कि ये डिस्टेंस और मेरे लाल ये डिस्टेंस बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर है। आगे बढ़ेंगे, जितना मार्क कर रही हूं बस उस पर फोकस करना, आलतू फालतू की चीजें नहीं देखनी। अब मेरे पास C आ गया, I आ गया, दोनों को ऐड कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। यानी कि एग्रीगेट डिमांड बेटा C प्लस I की जो लाइन होगी वो C के साथ बनेगी, ऊपर बननी चाहिए या नीचे बननी चाहिए? ऊपर ही बनेगी। यानी कि ये है मेरा C प्लस I। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये वाला इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, हाँ या ना? ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट हो गया होगा या ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया होगा? हाउ, व्हाई नॉट ऑटोनॉमस? हाँ जी, कंजम्पशन के ऊपर है। परफेक्टली, परफेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज समझ में आई कि C प्लस I की लाइन कहां जाएगी? C के ऊपर जाएगी। यानी कि ये पूरा एरिया जो होगा इसमें C और I दोनों होगा। अजी ए वाली जो लाइन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाली लाइन तो यहां से निकलेगी ना, समझ पाए अब आप? ऑटोनॉमस कंजम्पशन की लाइन तो यहां से निकलेगी, मैं जो लाइन लेके जा रही हूं वो यहां से लेके जा रही हूं, तो इसका मतलब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये हिस्सा इन्वेस्टमेंट का और ये सारा हिस्सा किसका हो जाएगा? कंजम्पशन का, वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड कर रही थी। क्लियर है? लॉजिकली प्लीज दिमाग खोल के बैठना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वो चेंज फील कर पा रहे होगे 11वीं 12वीं की पढ़ाई का और यहाँ का। लेवल है बेटा, हमें लगता है कि हमने ये सब पढ़ा तो हुआ है पर लेवल है ये। यूजुअली डू नॉट टेक इट पर्सनली, पर यूजुअली ये वाले टॉपिक्स, ये वाले ग्राफ स्कूल में हमें समझ में नहीं आते हैं। मुझे तो नहीं आए थे अपने टाइम पे, मुझे नहीं आए थे। और एक और रीजन क्या है, अभी आप लोग तो कोरोना वाले स्टूडेंट्स नहीं हो ना, कोरोना के टाइम पे स्कूल्स हो गए थे बंद, ऑनलाइन बच्चा पढ़ता था और उस टाइम पे आप अपने सीनियर्स से पूछना, टॉपिक्स डिलीट करवा देते थे क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं होते थे, ऑनलाइन पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती थी, तो एग्जाम देने हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स डिलीट हो जाते थे। सो यूजुअली नेशनल इनकम में स्कूल में हमें प्रॉब्लम आता है, एक फॉर्मूला शीट चिपका दी जाती थी, फॉर्मूले आप रेफर कर लो। मैं हर किसी स्कूल की या हर किसी बच्चे की बात नहीं करी, बट यूजुअली ऐसा होता है। मैं ना ही आपसे पूछ रही हूँ कि किसके साथ ऐसा हुआ किसके साथ नहीं हुआ, पर ये सच बात है। यहाँ पे लेवल थोड़ा सा अप है। अब आप, छोटी सी बात है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हम बोलते हैं कि हम इंग्लिश ऑनर्स करने जा रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स आप कर रहे हो, आप इको ऑनर्स कर रहे हो, आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, तो बेटा ABC थोड़ी ना सीखते हो इंग्लिश ऑनर्स में भी। बचपन में वो सीख तो आए थे, इंग्लिश ऑनर्स करने का मतलब भी ABC सीखना नहीं होता है। ऐसे ही जो इको 11वीं 12वीं में पढ़कर आए हो वही इको CA के लेवल में नहीं होती है, वो बेस था। अभी आपको इनडेप्थ एनालिसिस करना है, किसी चीज़ में ऑनर्स करना है यानी कि उसका इनडेप्थ एनालिसिस करना, वो आप यहाँ पे कर रहे हो। तो आई होप आपको अब जो मैं मार्क कर रही हूँ वो सारी लाइन समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से यहाँ तक रिवाइज करेंगे। ये आपकी इनकम लाइन एग्रीगेट सप्लाई की, ये आपकी लाइन किसकी है? एग्रीगेट डिमांड की। कौन सा ए है कौन सा आई है मैंने आपको समझाया, और ये आप कंजम्पशन फंक्शन बना चुके थे, सेविंग्स फंक्शन बना चुके थे, इन्वेस्टमेंट की लाइन बना चुके थे। डन है सारे ग्राफ्स? डन है। अब जरा चेक करेंगे बेटा, फिर से चेक करेंगे, ध्यान देंगे, जल्दी से बताओ बेटा, इनकम बराबर कंजम्पशन, कौन सी लाइन देखूं? इनकम, ये है ना इनकम, जहां पे जा रहा है पॉइंटर, इनकम कंजम्पशन, ये आ रहा है। क्या बेटा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? नो। क्या है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे क्या जीरो होता है? आओ सामने, सेविंग जीरो है। यानी कि जो आपने देखो पहला ग्राफ आपने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन का, उसका इस्तेमाल किया तो आज की क्लास में एक ग्राफ पढ़कर आए। अब उसको कंबाइन करके ये तीसरा ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। अभी ब्रेक इवन का ग्राफ अलग से था, अब उसको इस्तेमाल करके और हम जो है चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो ये दोस्त मेरे लिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, जहां पर y बराबर है C के, सेविंग जीरो है। क्लियर है? ओके, आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट बताओ,
अगला मुझे बताएंगे एडी बराबर एएस कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम पे। चेक करो ये एएस ये एडी, क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है? अच्छा मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पर सी से सी कैंसल आउट होके आई और एस बराबर होता है? जरा बिल्कुल इसके सामने चेक करो, आई और एस बराबर हो गया। यस, क्लियर है? ओके, आगे चलेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मुझे बताना, अब सवाल ध्यान से सुनना। इस एरिया में मैं जा रही हूं, ठीक है? यहां पर क्या है बेटा? आपका ए एस ज्यादा है ए डी से, यही हो रहा है। इस वाले एरिया में ए डी कम है, ए एस ज्यादा है। सही बात है ना? सही बात है। और इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ए डी ज्यादा है, ए एस कम है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं। ऑल द पॉइंट्स लाइंग above 45 degree line denotes 1 या 2? हाँ, दोनों इक्वल है? अच्छा, कौन, कहां पे साइन उल्टा लग गया? सही तो है, एएस यहां पे ज्यादा है। अच्छा यहां पर, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, एडी ज्यादा है, एएस कम है। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब फिर से सवाल सुनना। ऑल द पॉइंट्स लाइंग अबव 45 डिग्री लाइन, एक नंबर डिनोट कर रहा है या ये वाला रिलेशन जो है डिनोट कर रहा है? 1। कैसे? ऑल द पॉइंट्स लाइंग अबव 45 डिग्री लाइन, क्या ये 45 डिग्री लाइन है? इसके ऊपर के यहां पे पॉइंट्स आएंगे। तो अगर सभी पॉइंट्स 45 डिग्री लाइन के ऊपर होंगे, ऑल द पॉइंट्स लाइंग, चेक करो, अबव 45 डिग्री लाइन, तो कौन ज्यादा है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन जीडीपी, मीन्स इनकम। और बच्चा ना, आप में से भी, आप मुझे बताओगे नहीं कौन से, लेकिन आप में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 45 डिग्री लाइन के अबव वाले पॉइंट्स इसको सोच रहे थे। 45 यूजुअली होता है, आपके साथ नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया बात है, इट मीन्स आपको चीजें समझ में आ रही हैं। 45 डिग्री लाइन के ऊपर पॉइंट्स, बच्चा क्या कहता है? ये इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर वाला हिस्सा मैम ने पूछा होगा। और मैम कह रही है 45 डिग्री लाइन से नीचे के पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम से नीचे के पॉइंट्स पूछे होंगे। कृपया करके हरकतें नहीं करके आएंगे, आप समझ के सोच कर आंसर देंगे। ये मैं आपको सारे वो बता रही हूं जहां पे बच्चा गलतियां करता है, जहां पे नंबर आपके कटते हैं। तो आप इन चीजों को प्लीज ध्यान रखिएगा, कहां कहां पे गलती हो सकती है। टैन थीटा कहां से आ गया यहाँ पे? ये टैन थीटा कॉस थीटा ना, नहीं बेटा जी, मैं बड़ी कमजोर हूं टैन थीटा कॉस थीटा में। ठीक है मैम, वो 45 डिग्री वाला समझ आ गया, वो टैन थीटा 1 होगा, क्योंकि इनकम इफ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा मुझको कहां तक समझ में आया? आपने जो लिखा मैम वो 45 डिग्री वाला समझ आ गया, फुल स्टॉप। आगे आपने जो लिखा ना टैन थीटा 1 होगा, बेटा प्लीज क्षमा, बच्चा समझ के क्षमा कर दो मुझे। ठीक है मैम, इन्वेस्टमेंट लाइन ऊपर वाले ग्राफ में कहां बनाएंगे? वहां पे हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं की, इस वाले ग्राफ में हमने इन्वेस्टमेंट लाइन को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। वो भी जो है आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, उस ग्राफ में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। चलो जी, ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिलो 45 डिग्री लाइन, क्या डिनोट करेंगे? कौन ज्यादा होगा? ओके, चेक करो, ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिलो 45 डिग्री लाइन में कौन ज्यादा है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इनकम। तो कम कौन है? डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन जीडीपी। समझ पा रहे हो ना? एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है, खर्चा तो डिमांड होगा तब खर्चा होगा। ओके, एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन कौन सा? इक्विलिब्रियम पर होगा, तो फिर क्या है?
एडी बराबर ए एस, इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब ही एडी बराबर ए एस है। और मैंने बोला ऑल द पॉइंट्स, क्या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं? एक पॉइंट होता है। अब ऐसे ऑप्शन बनेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब है सारे पॉइंट्स ऑन द 45 डिग्री लाइन बराबर एक पॉइंट। अरे इक्विलिब्रियम का एक ही पॉइंट होता है। सभी ऑप्शंस को ढंग से आप रीड करेंगे। आइएगा, कहते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इक्विलिब्रियम का तो एक ही पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम का तो एक ही पॉइंट होगा, पर बेटा 45 डिग्री लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हो तो वहां पर क्या डिमांड और सप्लाई बराबर फिगर्स के होते हैं? एक बार फिर से मेरा सवाल सुनो, ये जो लिखा है मैं ये पूछ रही हूं, जितने भी पॉइंट्स 45 डिग्री लाइन पर होंगे, 45 डिग्री लाइन का मतलब इनकम लाइन की बात कर रहे हैं, इंडिकेट्स एक्सपेंडिचर बराबर आउटपुट। यही तो मैंने आपको समझाया था। 45 डिग्री लाइन पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर। पर क्या हर पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे भी है? नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए तो तुमको एडी भी चेक करना पड़ेगा ना। मैंने तो सिर्फ 45 डिग्री लाइन दे दी आपको। एडी लाइन बनेगी, जहां वो इक्वल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। नाउ कैन यू फिगर इट आउट? मैंने क्या बोला? मैं आपको फिर से आपके साथ जो है दोबारा से ये बात बोल रही हूं, सुनेंगे। एक बार ग्राफ जो मैंने बनाया था वो ये लीजिए, ठीक है? सुनिएगा, ध्यान देंगे। क्या एडी और एएस बराबर हो सकते हैं 45 डिग्री लाइन पर? हो सकते हैं या होते ही होंगे? होते ही होंगे। पर क्या हर पॉइंट जो एडी और एएस बराबर दिखा रहा है वो इक्विलिब्रियम भी होगा? नहीं होगा। अब ये दो लाइंस आज हमने बाइफरकेट कर दी। अभी तक हम क्या कह रहे थे? इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब एडी और एएस बराबर। यही लाइन हमने हमेशा बोली थी। हमने ये नहीं बोला था एडी और एएस जब जब बराबर तब तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे। हम हमेशा क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम पर एडी और एएस बराबर होते हैं। समझ पा रहे हो बेटा जी? प्लीज पूरा दिमाग खोल के पढ़ना। एक बार और, एडी और एएस क्या बराबर होते हैं 45 डिग्री लाइन पर? क्या जब जब एडी और एएस बराबर होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी? नो मैम। पर जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी तब पक्का एडी एएस के बराबर होगा? यस मैम। श्योर? एक बार और सोच लो। पक्का? बैठ गई दिमाग में बात? चलो फिर आगे आ जाए, देखेंगे। आई होप फिर से पढ़ो खुद से, जहां मैंने मार्क किया है सिर्फ उतना। ऑनलाइन बताओ बेटा, समझ में आ गई मेरी बातें? ये समझ में आया तो फिर अभी आगे और ग्राफ्स हैं। हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे एडी एएस बराबर होंगे, 45 डिग्री लाइन पे बराबर है पर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। समझ में आ रहा है? 45 डिग्री लाइन पे एडी एएस के बराबर होता है पर हर पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होता। इक्विलिब्रियम के लिए 45 डिग्री लाइन के साथ एग्रीगेट डिमांड भी तो देखेंगे। समझ में आया? इक्विलिब्रियम वहां एस्टैब्लिश होगा जहां एएस और एडी दोनों लाइंस बनाएंगे और दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? चलिएगा पढ़ते हैं जरा। कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व इज लीनियर एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड, इंडिकेटिंग दैट एज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस, एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस। ये कौन सा है एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन? यही वाली लाइन। पॉजिटिवली स्लोप्ड का मतलब आप समझ पा रहे हो, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ओके। सो पॉजिटिवली स्लोप्ड बताए ना, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इज फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन। व्हाट इज 45 डिग्री लाइन? इनकम लाइन। आप मुझे बता पाओगे
क्या बताना है मैम? एक ये ग्राफ में बना रही हूं, ये कौन सी लाइन है? इनकम लाइन, यानी कि एएस है। ये मैंने क्या बनाया? एग्रीगेट डिमांड। मुझे बता पाओगे फ्लैटर कौन सी है? एडी इज फ्लैटर। ये फ्लैटर और स्टीपर में कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब यूजुअली राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बड़ा जो है कंफ्यूजन रहता है। ये फ्लैटर और इसमें स्टीपर में आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टीप का मतलब क्या होता है? एक रैंप क्रिएट होना, एकदम स्टीपनेस। फ्लैट मतलब आप एक फ्लोर लेवल पे आने की जो है वो कोशिश कर रहे हो। यहां से अगर मैंने किसी को धक्का मारा वो सीधा नीचे गिरेगा, यहां से किसी को धक्का मारूंगी वो खुद जो है अपने आप को नीचे लेकर जाएगा। आप समझ पा रहे हो स्टीपर और फ्लैटर का मतलब? स्टीप बिल्कुल एकदम से रैंप क्रिएट होना, रैंप क्रिएट होना। फ्लैट थोड़ा सा फ्लोर लेवल पर आना, उतनी स्टीपनेस नहीं होती है। तो यहां से ये मेरी इनकम लाइन, ये मेरी कौन सी? एडी की लाइन। तो स्टीपर कौन है? एएस। चेक करो एग्रीगेट डिमांड क्या है? फ्लैटर है। तो इनकम लाइन क्या हुई? स्टीप हुई। ये भी आता है सवाल, कौन सा कर्व स्टीप होता है, कौन सा कर्व फ्लैट होता है? ओके, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो आपका क्या है? फ्लैटर है। उसका रीजन क्या है कि जब जब इनकम बढ़ती है ना सेम प्रोपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ती। यही तो रीजन है उसका, यही लिखा हुआ है कि जब जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती तो है, पर प्रोपोर्शन कैसा होता है? धीरे 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 कम से बढ़ती है। यही उसका रीजन है, कुछ नया थोड़ी ना लिखा है, आपको सब कुछ पता है। ओके, चलिएगा आगे, लास्ट लाइन पर आएंगे। कह रहे हैं ओनली एट पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट सिर्फ ऐसा है जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जहां पे एडीएएस के बराबर होगा, जहां पर प्लान्ड खर्चे प्लान्ड प्रोडक्शन के बराबर होंगे। डन? श्योर? आइएगा आगे चलेंगे। हाँ, ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। यस, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। चलें जी, इस ग्राफ की जरूरत एक बार फिर बताने की, पक्का? ऑनलाइन वाले प्लीज बेटा आप ना थोड़ा सा यहां पे ध्यान दिया करें, रिक्वेस्ट है आपसे। सुनो, ओनली फॉर ऑनलाइन दोस्त, दिस इज 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है। ये सेविंग्स मैंने पिछले ग्राफ में समझाया। ये कंजम्पशन आपको पता है, उसके ऊपर बनेगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि एग्रीगेट डिमांड। ये है एग्रीगेट सप्लाई इनकम। यहां पर क्योंकि इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, ये पॉइंट ब्रेक इवन है। यहां पर क्योंकि एएस और एडी बराबर है तो इक्विलिब्रियम है। 45 डिग्री लाइन के ऊपर पॉइंट होना, यानी कि यहां की हम बात करें तो यहां पे एडी ज्यादा है, एएस कम है। सभी पॉइंट्स बिलो 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन इसके बिलो, यहां पर क्या है? इनकम ज्यादा है, डिमांड कम है। ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है जी। चलिएगा, ये हम कर चुके हैं और ये फिर से बेटा उसी वाले ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन है, पैनल बी में दिख रहा है उस तरीके से, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर नहीं होता, तो डिमांड कंजम्पशन के बराबर प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इनकम क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और इक्विलिब्रियम पे अगर इकोनॉमी है तो सब बराबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा डिफ्लेशनरी गैप, और फिर से एक और ग्राफ। आइएगा, सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। ये एक काम करते हैं, ग्राफ ज़्यादा हो गए आज के लिए, पहले इतने जो है दिमाग में बिठा लो, अननेसेसरी आपको तंग नहीं करेंगे। लेट अस कम टू सम ऑफ द इजी सवालों पर हम आते हैं। आपके साथ आई विल बी स्टार्टिंग 3 सेक्टर। ग्राफ वाला कोई सवाल नहीं कर रहे, कोई केस ग्राफ का नहीं ले रहे। पहले इतने ग्राफ्स को आप जो है समझ लें, घर पे एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है जी। अब तो बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी
और आप सवाल खुद ही कर लेंगे। अच्छा मैम ऐसी बात है? हाँ बेटा सुनो जी, 3 सेक्टर, 2 सेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ग्राफ है, ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है। 2 सेक्टर कल की क्लास में वापस आएंगे, वो डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप को करेंगे। 3 सेक्टर में बोलो बेटा कौन कौन आएंगे? वेरी गुड, एंड गवर्नमेंट सेक्टर। एक आपको बात बताती हूँ, कल आप लोग ऐसे आंसर्स दे रहे थे ना सब लोग एक साथ, और वाकई अच्छा तो बहुत लग रहा था। वी हैड सम विजिटर्स, आपने देखा होगा उस टाइम पे कोई आए भी थे, तो उनकी तरफ से ना आपके लिए बहुत अच्छा जो है एक फीडबैक आया कि बच्चे कितने ज़्यादा जो है वो क्लास में इन्वॉल्व है। आवाज़ इतनी गूंज रही है कि मतलब मन कर रहा था कि क्लास में थोड़ी देर और जो है हम बैठें, सुने, बच्चों का रिस्पॉन्स देखें। तो ये जो है एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आपके लिए आया था, तो बहुत ही वाकई कमेंडेबल ये चीज़ होती है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। और ये जो आपकी आवाज़ है, जितना जोश है ना, ये आप यकीन माने एक टीचर के लिए, एक फैकल्टी के लिए इस कुर्सी पे बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जितना ज़्यादा आवाज़ गूंजती है आपकी, मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। तो ये वाकई इट हैज़ टू बी बोथ फेस। मैं बोलती रहूँगी प्रवचन, तुम सुन के घर चले जाओगे, आपको भी बोरियत फील होगी, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। आप चुप चुप रहोगे, आप बोलोगे नहीं ना, आपको बड़ा बोरियत फील होगा। और अगर फील हो भी रहा होगा ना, आप तब भी कुछ कर नहीं सकते, आप सोचो कि ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे चलेगा, तो बेटा पास तो इसमें भी होना है। एक सब्जेक्ट में रह जाओगे और बाकी 3 में पास हो जाओगे तो फाउंडेशन तो तब भी क्लियर नहीं होना। इसमें पास हो जाओगे, किसी और में रह जाओगे, फाउंडेशन तब भी क्लियर नहीं होना। सो इन केस किसी एक में रह जाते हो, फाउंडेशन रिपीट करना पड़ता है। तो मैं बस ये आपसे कह रही हूं कि पार्टिसिपेट किया करो, उससे आप भी एक्टिव रहोगे, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, समझना आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए फीडबैक था, मुझे कल ही आया कि मैम आपकी क्लास में बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, मतलब मज़ा आ गया था। वो जो आवाज़ गूंज रही थी ना, एक एक बच्चा बोल रहा था, एक एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था। सो इसके लिए तो रादर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप उस एक्टिव तरीके से आप क्लास में रहते हो, समझते हो, तो उस चीज़ के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कल आपके लिए ऐसी बात सुन के। ऑनलाइन ठीक चल रहा है सब कुछ? 4 साढ़े 4 हो गए, चाय वाय तो नहीं बन गई घर में? मौसम भी अच्छा है, कहीं पकोड़े आ गए हों? नींद आ जाएगी बेटा, आधा पौना घंटा और रुक जाना, कंट्रोल करेंगे। चलें जी, 3 सेक्टर पे आएंगे। हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे का नाम, फर्म्स का खर्चा, सरकार का खर्चा, डिनोट करेंगे CIG से। मेरे लाल, 2 सेक्टर में अगर एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर्स हाउस होल्ड और फर्म से आती थी, C+I बोलते थे, आज 3 सेक्टर में डिमांड करने वाला एक और सेक्टर जुड़ गया, गवर्नमेंट, उसका खर्चा G से। AD विल बिकम C+I+G। लॉजिकल? अब जितना टाइम अपने ने लगाया था वहां समझने में C+I, C कैसे निकलता है, I कैसे निकलता है, यहां थोड़ी ना लगेगा वो टाइम। आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज C, व्हाट इज I, कैसे C निकलता है, I कैसे शॉर्ट रन में आपका फिक्स रहता है, बस हम आगे ऐड करते रहेंगे। 4 सेक्टर में जाओगे ना तो आप फटाफट से NX इसमें जोड़ दोगे, नेट एक्सपोर्ट्स आप इसके अंदर जोड़ दोगे। ओके जी, तो ये बात तो किसकी हुई? एग्रीगेट डिमांड की। मेरे को तो इक्विलिब्रियम तक जाना है, तो मुझको और कौन चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई ही क्या इनकम होती है? यस। अच्छा, निकलती कैसे? 2 सेक्टर में C+, या तो पैसा इनकम वाला कंज्यूम होता था या सेव होता था। आज बेटा सरकार आ गई, टैक्स भी तो दे लेगी आपसे। आज सरकार आ गई ना, सो इनकम का हिस्सा, आपने इनकम कैसे कमाई? आपने कुछ खर्चा किया 50 रुपए का, आपने 20 रुपए सेव किए, आपने 30 रुपए टैक्सेस में दिए। तो कोई आपसे पूछे आपने टोटल कितनी कमाई की, तो यही तो कमाई है आपकी। उस कमाई का एक हिस्सा कंजम्पशन को गया, एक सेविंग्स को गया, एक टैक्सेस को गया। डन है? ओके, फिर से मुझे बताओ बेटा, अब जो मैं इनकम लाइन बनाया करती थी ना ऐसे वाली, जिसमें मैं सिर्फ C+,
एस लिया करती थी, आज उसमें सी प्लस एस प्लस टी आ जाएगा। यही तो फर्क पड़ेगा ना, और तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और बताओ मुझे, क्या बेटा 45 डिग्री लाइन पर एडी एएस हर पॉइंट पे बराबर होता है? पर क्या हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। कहां पे मिलेगा? जब वो एडी के बराबर जाएगा। तो एएस ये रहा, एडी अभी निकाल के आए, इक्विलिब्रियम पर एडी बराबर एएस होता है। एडी कैसे निकाला? सी प्लस आई प्लस जी, और एएस सी प्लस आई प्लस सी प्लस एस प्लस टी। क्या कैंसिल? सी से सी, आई प्लस जी, एस प्लस टी के बराबर, हमेशा हमेशा इक्विलिब्रियम पर। मुझे बता पाओगे एलएचएस या आरएचएस लीकेज कहां पर है? लीकेज मतलब इकोनॉमी से पैसा, आपके पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, कहां पे है? आरएचएस में। पैसा आपने सेव कर दिया, आप खर्च नहीं कर सकते सेव्ड पैसा, पैसा आपने टैक्सेस में दे दिया तो सरकार करेगी जो करना है, आप थोड़ी ना कर पाओगे। लीकेज। और ये क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। क्लियर हो रही हैं बातें? पक्का 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 पक्का। अब आगे मुझे ना सोच के बताना बेटा, क्या यहां पर 100 रुपए की इनकम कमाओगे तो खर्चे के लिए डिस्पोज करने के लिए भी 100 रुपए ही पड़ा है क्या आपके पास? यहां तो सरकार आ गई, ये तो टैक्सेस वसूलेगी, तो यहां से माइनस हम टैक्स करेंगे, तब मेरे पास वाईडी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं एडी की बात करूं जिसमें सी प्लस, बोलो फिर से बोलो, आई प्लस टी होता है, सी कैसे निकलता है? ए प्लस बी वाई से, ऐसे ही निकलता है ना। तो जी 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 बिल्कुल जी आएगा। ठीक है, मुझे बताओ क्या यहां पे अब y की जगह वाई डी आ जाएगा? ठीक है, और ये कैसे निकलेगा? a प्लस बी वाई माइनस टी। सॉल्व हो जाएगा ना सॉल्व। अब सरकार आई है ना, सिर्फ टैक्सेस नहीं लेकर आएगी अपने साथ, तो मैम तो क्या आएगा? सब्सिडीज और कोई इंसेंटिव्स। हाँ, एक नाम आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स। दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसफर और दूसरा फैक्टर। क्या फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट्स अलग होते हैं? यस। ट्रांसफर और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने इनकम रिसीव की है और बदले में आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, तो मेहनत की कमाई खा रहे हो, फैक्टर। जहां बिना मेहनत किए तुमको कुछ कमाई हो रही है ना, ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, फॉर एग्जाम्पल पेंशन, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, फॉर एग्जाम्पल आर्म्ड मेन की विडोज को अगर कुछ भी पेंशन, कुछ भी इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में मिल रहे हैं, ये सभी बदले में हम कुछ नहीं देते हैं। दिस बिकम्स ट्रांसफर। समझ में आई मेरी बात? श्योर? तो अब आप मुझे बताओ, 100 रुपए तो मैंने कमाए ही थे, तो ये तो एक प्रकार का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। सरकार ने मेरे को स्कॉलरशिप भी दे दी, तो वो भी तो इनकम में ट्रांसफर ऐड हो जाएगा। नई इक्वेशन क्या बन गई? जो मैं कंजम्पशन को ए प्लस बी वाई से निकालती थी 2 सेक्टर में, आज 3 सेक्टर में ए प्लस बी वाई माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम क्या अलग होते हैं? नहीं, जिसने पे किया उसके लिए पेमेंट, जिसने रिसीव किया उसके लिए वो इनकम। बात तो एक ही है। एक जो है गिवर का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक टेकर रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू है। डन, खत्म हो गई कहानी, 3 सेक्टर ही खत्म हो गया। आओ जरा सवाल करके बताओ, जरा आएंगे, करेंगे आप? कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 13 करके बताएंगे। क्या एक मैं करूं या आप खुद से करेंगे? मैं एक करके बताऊं या खुद से आप ट्राई करोगे? चलो फिर कर दो। 13th क्वेश्चन मुझे करके बताना। ऑनलाइन स्टार्ट डूइंग बेटा 13th क्वेश्चन।
मल्टीप्लायर मत निकालना, सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर अभी नहीं कैलकुलेट करना। हाँ पूछो श्रेया, क्या डाउट है पूछो। फैक्टर इनकम का मतलब होता है आपने मेहनत की कमाई की है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, आपको इनकम रिसीव हुई। आप लेबर की तरह काम कर रहे हो, आपको वेजेस रिसीव हुई। आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, आपको सैलरी रिसीव हुई। तो बदले में आप सर्विसेज गुड्स आप दे रहे हो, तो आपको कमाई हो रही है, वो फैक्टर इनकम्स होती हैं। पर जब हमको मेहनत की कमाई नहीं मिल रही, मुझे मिल गई स्कॉलरशिप, मुझे मिल गई पेंशन, अब रिटायर हो गए हैं हम, हमें पेंशन मिल रही है, तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं अपनी सर्विसेज तो नहीं दे रही सरकार को, स्टिल मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो ट्रांसफर इनकम या पेमेंट में जाता है। हाँ, डिडंट गेट दिस कॉन्सेप्ट इन 12th, तो ठीक है, अभी 12th तो खत्म हो गई ना, यहां पे दोबारा समझो। तो ट्रांसफर को ऐड करोगे ना, क्योंकि वो पैसा आप इस्तेमाल, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आपने ट्रांसफर को ऐड क्यों किया। अरे ट्रांसफर वाला पैसा तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए अवेलेबल है ना, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। टैक्सेस वाला अवेलेबल नहीं है तो मैं माइनस कर रही हूँ। डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है ना, इसमें से 100 रुपए की कमाई में से टैक्स उड़ा दो, और सरकार ने तुमको जो ट्रांसफर के रूप में मदद की है वो ऐड कर दो, तो टोटल आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। सब्सिडी ट्रांसफर यस, क्योंकि ये इंसेंटिव होते हैं, आप बाद में गुड्स एंड सर्विसेज दोगे, अभी तो नहीं, अभी तो बन ही रहे हैं। क्या दोस्त 13th का आंसर आया? किसका नहीं आया? कहां गड़बड़ हुई इक्वेशन में? चलो मैं इक्वेशन सॉल्व करती हूं, पहले तो ये चेक करो मैथमेटिकल एरर है, कहां पे गड़बड़ हुआ। देखो जी, इक्विलिब्रियम पे पूछा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे एडी बराबर एएस होगा, यानी कि बराबर इनकम। सो अब यहां पे इनकम कैसे निकलेगी? सी प्लस आई तो 2 सेक्टर तक करते थे, यहां पर और क्या आएगा? जी आएगा। सी कितना दे रखा है? 10 प्लस 0.75 वाई डी, यानी कि मुझे वाई डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगी मैं? वाई माइनस टैक्स, टैक्स दे रखा है क्या? 20, प्लस ट्रांसफर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, 0, प्लस आई करो, आई कितना? 50, प्लस जी करो, जी कितना? 20, वाई के बराबर पुट करना है। ठीक है, आ गया आंसर? मुश्किल लगा? जिनको नहीं समझ में आया, ऐसा मैं मानती हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करती हूँ नहीं समझ में आया, उनके लिए बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, वैल्यूज पुट कर देना, सिंपल सी बात है। आई टोल्ड यू मैं तो फॉर्मूले के साथ जाऊंगी नहीं, मैं तो लॉजिक्स के साथ जाऊंगी, लॉजिक्स मैंने आपको दे दिए। सो जिनको फॉर्मूले रटने की आदत है उनके लिए ये फॉर्मूला है। यहां पे बी की वैल्यू एमपीसी 0.75 डालना, ए डालना 10, बी टी, टी में टैक्सेस डालना, आई डालना, जी डालना। फिर जब आगे बढ़ेंगे ना, फिर और कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, और आगे बढ़ेंगे फिर और बस यही हरकतें करते रहना, जिंदगी में यही तो करना है फॉर्मूले लर्न करके। फालतू का टाइम पास नहीं करिएगा, रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। ये ठीक है, मैंने बुक में आपको दिया है उनके लिए जिनको रटने की आदत है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्लियर है बेटा? समझ में आई? पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, अब आगे चलो जरा, आप आओ जरा 14th करके तो बताओ, जरा 14th पर आ जाओ। मैम हाउ डू वी नो क्वेश्चन इज फॉर 2 सेक्टर और 3 सेक्टर? बेटा सरकार होगी तो 3 सेक्टर होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही होगी तो 4 सेक्टर होगा, इसी से ही तो पता चलेगा। ठीक है, ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम्स, ये जो टीआर लिखा है ट्रांसफर इनकम्स के लिए लिखा है बेटे, करेंगे आराम से तसल्ली से, आप भी करो, मैं इक्वेशन बनाती हूं।
आया आंसर? किसका नहीं आया ऑनेस्टली? कहाँ पे अटके फिर से? आपका मुझे लगता है मैथमेटिकल एरर हो रहा है। कहाँ पे अटके? आइएगा, सुनेंगे ध्यान से। आप लिखो पहले तो कहीं पे बुक के ऊपर, वाईडी कैसे निकलता है। वाई इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करेंगे, या ट्रांसफर इनकम, मेरे को तो मिली है तो इनकम। अब यहां पे एक बार देखो, चेक करो, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। यहां तक की कहानी क्लियर है, ये क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होंगे। सी की वैल्यू ये दे रखी है 100 प्लस 0.75, क्या लिखा है, वाई लिखा है या वाई डी? तो वाई डी निकालना पड़ेगा ना डिस्पोजेबल इनकम। कैसे? इनकम में से माइनस करो टैक्स, प्लस करो ट्रांसफर, ऐसे ही होगा। प्लस आई प्लस जी, जो आगे की इक्वेशन चल रही है। y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75, y माइनस टी की वैल्यू 100, ट्रांसफर की वैल्यू 50। अब तो बेटा i की वैल्यू 200, g की वैल्यू 100। क्लियर है? इक्वेशन ही थी। आ रहा है करना? आ रहे हैं आंसर्स फॉर श्योर? कहीं डाउट तो नहीं है? पक्का? पक्का। नेक्स्ट, जिनका नहीं आया उनके लिए ये रहा फॉर्मूला, जिनका नहीं आया उनके लिए ये रहा फॉर्मूला। अब इंस्टीट्यूट देखो कैसे फॉर्मूला बना रहा है, टाइम पास बातें हमसे कर रहा है। कह रहे देखो, हमने कहा बताओ, सुनो ना, यहां पे इंस्टीट्यूट की बातें सुनो। कह रहे देखो, अगर इक्वेशन में टैक्स का एक लमसम अमाउंट है तो तुम ये फॉर्मूला चिपका देना। आगे का केस क्या बना रहा है, अगर लमसम टैक्स है, ट्रांसफर पेमेंट भी है, तो ये फॉर्मूला बना देना। भाई क्यों फॉर्मूला बना देना, सीधा उसमें ऐड ही तो करना है। अलग अलग फॉर्मूले कितने रट लोगे? क्या होगा इसमें, अब टी आर आ जाएगा, यही तो फर्क पड़ेगा। अच्छा आगे देखो, और टाइम पास करवा रहे हैं। कह रहे अब जो तुमको टैक्स दिया है ना, वो एक अमाउंट नहीं, एक इक्वेशन दी है। तो भैया टी में जो आप माइनस टी करते हो, उसमें वो इक्वेशन डाल देना टी की जगह, यही तो फर्क पड़ेगा ना। और क्या फर्क पड़ेगा? आ रही है आपको बात समझ में? जरा ये वाला सवाल देखो मेरे साथ, 15th क्वेश्चन पे आप आओ। करो जरा 15th क्वेश्चन जो कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। टेक योर ओन टाइम, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। थर्टींथ में बेटा टी आर दे ही नहीं रखा ना। जिन्होंने पूछा 13 में टी आर की वैल्यू क्या है, 0 है। सवाल ने टी आर मुझे दे ही नहीं रखा, तो मैं 0 मानूंगी उसको। हाँ तो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है, फॉर्मूला देखना ही नहीं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं फॉर्मूला देखो। बच्चा पूछ रहा है मैम टी आर कैसे कैलकुलेट करें। टी आर मुझको कैलकुलेट नहीं करना होता, सवाल देता है। इस सवाल में नहीं दे रखा तो टी आर मतलब 0 है। इक्वेशन को सॉल्व कर दो बेटा, ये तो मैथ्स है बच्चा। y इक्वल्स टू 100, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करो 0.75y माइनस, इसको आप जो है सॉल्व करते रहो, कितना आएगा 100 इंटू 0.75, 75। ठीक है, ये तो पता होगा, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 37.5 आ गया, प्लस ये 300 था। अब क्या है y, और ये y उधर चला जाएगा, इट विल बी 0.25y। आगे कर लो 100, इक्वेशन सॉल्व करो।
आ गया बेटा, सॉल्व कर लो। 362.5, y की वैल्यू 362.5 अपॉन 0.25, 1450 जो है वो आ गया। $1450 आ गया। इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी ना, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना था, ये तो मैथ्स है बेटा, प्योर मैथ्स है ये तो। ठीक है, हाँ तो कैलकुलेशन एरर तो बेटा वो आपको देखना है ना, कॉन्सेप्ट में एरर है तो वो मैं बताऊंगी। अब इक्वेशन को मैथमेटिकल एरर आ रहा है तो वो तो आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, चलो ठीक है। बोलो बेटा 15 का आंसर मैम नहीं आया है, एक भी नहीं हो। आ गया पक्का, आंसर आ गया। हाँ अप्रोक्स में ही करना है, पॉइंट्स में ही आएगा है, बताना। 15th की है ना, अच्छा ठीक है। हाँ तो उसको आप 0.91 लिख दो, 0.90909090 कुछ ऐसी हरकतें हो रही होंगी, यही होगा। सच में आ गया है, चलो गुड 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 गुड, तो अपने लिए तालियां बजाओ फिर। हाँ मतलब क्यों खुद को अप्रिशिएट करने का मन नहीं करता? कैसी सी बात कर, सही में खुद को अप्रिशिएट करने का मन नहीं करता? आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ कभी कभार तो आपने ये चीज अगर अचीव की तो अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को कि आप लोगों ने कर लिया? मतलब लिटरली खुद की तारीफ करने का मन नहीं करता। चलो हाँ आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 9090, हाँ यही आएगा। करना है ये क्वेश्चन, शैल आई डू इट फॉर यू? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ो। जिनको नहीं समझ में आया ये उनके लिए फॉर्मूला है, रट लेना। चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, करके बताओ। हाँ जी 16 भी कर लिया, गुड डन। जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। और इसके साथ देखो बेटा 4 सेक्टर शुरू हो गया, 3 सेक्टर भी निपट गया। आई टोल्ड यू 2 सेक्टर को सुन लो ध्यान से, 3 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा। चलो जी प्लीज 16th क्वेश्चन करेंगे। आपस में बातें नहीं, 16th क्वेश्चन। मल्टीप्लायर मैंने सिखाया ही नहीं बेटा, बोल तो रही हूँ मल्टीप्लायर वाला पार्ट छोड़ते रहो, सिर्फ इक्विलिब्रियम पर इनकम निकालो, मल्टीप्लायर नहीं करना है। करेंगे 16th क्वेश्चन। बुक में पेज मिसिंग है क्या? ऐसा कैसा, एक अलग से थोड़ी ना छपी होगी, सही में नहीं है? अच्छा आप वहाँ पे बता देना उधर, वो चेंज कर देंगे, उनको आप कन्वे कर देना ये चीज़। फिर दोस्त से पूछ लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, अभी के लिए सॉल्व तो करो। पंद्रह की इक्वेशन सुनो गुरु ऑनलाइन, गुरु गुप्ता प्लीज देखो बेटा। y इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी, y की वैल्यू निकालेंगे 75 प्लस 0.5 y माइनस टी, तो y और t कितना दे रखा है, ये इक्वेशन 25 प्लस 0.1 y, ठीक है, प्लस आई, ट्रांसफर तो दे नहीं रखा, आई कितना है 80, जी है 100, y इक्वल्स टू 75 प्लस 0.5, ये तो पता होगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करोगे माइनस बाहर है तो -25 माइनस 0.1 y प्लस 180। अब तो इक्वेशन आ गई, अब तो आपको मैथ्स लगाना है बेटा, सॉल्व करना है, ये तो मैथ्स लगाने हैं बेटा जी। यहां पर प्रॉब्लम है ना, अगर यहां पर तो मेरा पार्ट है, उसके बाद मैथ्स है, ठीक है। 16th का आंसर किसका आ गया? आ गया, और इधर इधर आंसर नहीं आए, बोलो जी 16th का आंसर आ गया,
और बाकी कर रहे हो या आया नहीं आंसर? कर लो बेटा, फिर बातें मत करो, आंसर निकालो प्लीज। C प्लस आई प्लस जी 100 प्लस 0.80 YD मतलब y माइनस टैक्स कितना है 25 माइनस 0.1y हो जाएगा, माइनस वो हटेगा, चेंज हो जाएगा, और प्लस ट्रांसफर कितना है 50, i कितना है 200, g 100, इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व, आंसर आ गया पक्का। 3 सेक्टर भी खत्म। आएंगे एडिशनल क्वेश्चंस पर, ऑनलाइन बताओ बेटा आया आंसर? आ गया, गुड मुस्कान, गुड हार्दिक। श्रेया इक्वेशन मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। हाँ जी बेटा, ट्रांसफर आपको पैसा मिला है ना, खर्च करोगे ना, तो डिस्पोज करोगे ना। आ गया, गुड गुड गुड, चलो चलो, थैंक यू सो मच। आएंगे आंसर्स पर, एडिशनल क्वेश्चंस पर। पहले आप आएंगे पेज नंबर 104 पर। बातें बंद, बार बार ना बोलना पड़े, बातें बंद, बातें नहीं, प्लीज। जितना ढंग से सुनोगे समझोगे, चुप रहोगे मुझे सुनोगे, समझ में आएगा। जहाँ पे वो एक्चुअली ना ऐसा होता है कि जब ज़्यादा दिन बढ़ जाते हैं, फ्रेंड्स हमारे बन जाते हैं, टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो हम थोड़ा सा ना फिर कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो कंफर्टेबल जोन में आना इज़ ओके, पर ज़्यादा कंफर्टेबल होना कि मैं बोल रही हूँ पढ़ा रही हूँ आप स्टिल आप बातें कर रहे हो, उसमें नुकसान आप अपना करवा के जाओगे, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शुरुआत में ना सब कुछ सही चलता है, बिकॉज अभी हमारे दोस्त नहीं बने, टीचर्स के बारे में हमें नहीं पता, क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं, धीरे 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 फिर वो जो ना दोस्ती भी गहरी हो जाती है, कंफर्टेबल जोन में हम ज़्यादा आ जाते हैं, और नुकसान किसका होता है? आपका, मेरा थोड़ी ना होगा बेटा। मैंने तो पढ़ाना है, हर बार ऐसे ही पढ़ाना है, आप नहीं सुनोगे मैं तो भी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन के बच्चे बैठे हैं, क्लासेस रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग के बच्चों के पास भी, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के पास भी जाएंगे। सो मेरे को तो फ्लो में चलना है, जहां आप बात करोगे कनेक्शन टूट जाएगा, जो अभी तक इतने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और आवाज़ आ रही है ना, जोश आ रहा है, वो सब गायब हो जाएगा। और बेटा एक बार आंसर जब नहीं आता ना, चीज़ों में इंटरेस्ट गायब हो जाता है। या आप चेक कर लो, मैं आपको 10 सवाल दूंगी, आपके 10 के 10 हो गए ना, 11वां मैंने नहीं भी दिया होगा ना, आपका मन करेगा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, खुद खुद से ही वो मोटिवेशन आ जाता है। और जहां आपके 10 सवाल में आप दूसरे पे अटक गए, 5वें पे अटक गए ना, आगे करने का मन नहीं करता। वही हिसाब यहाँ पे है, और ये सिर्फ इको में नहीं, ये तो हर सब्जेक्ट में है। जहां पर चीजों में कनेक्शन छूट गया, जहां पर आपका जो है ध्यान इधर से उधर भटक गया, आपकी आगे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आप लूज कर लोगे, और नुकसान आपका होगा। तो जब मैं पढ़ा रही हूं, जब मैं समझा रही हूं, आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज कीप साइलेंस इन द क्लास। ठीक है, आंसर आ गया 16 का, गुड, ग्रेट। चलेंगे 9th क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। In the Keynesian cross diagram, point at which the aggregate demand function crosses 45 degree line, ये कौन सी लाइन होती है? इनकम लाइन। और एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी, 45 डिग्री लाइन यानी कि एएस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा 9th का? सी। क्या लिखा है? द पॉइंट एट विच द एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेस 45 डिग्री लाइन क्या होता है? इट इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या जरूरी है वो लेवल ऑफ इनकम 100% पर ही आए? बिलो पे भी होता है, आपको ये लॉजिक रीजन पता है। आगे बढ़ेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस पर आएंगे। करिएगा दोस्त, 4th क्वेश्चन करेंगे। कौन आओगे यहां पे करने के लिए? आ जाओ।
आप अपना करेंगे। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहां पे क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं, ये लीजिए कैलकुलेटर, ये लीजिए। पहले आप मुझे बताओगे कौन सा सेक्टर है, 2, 3 या 4? 3। कैसे पता चला? गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो 3 है। नहीं, पूरा स्क्रीन स्क्रॉल करो उधर से, ऊपर और ऊपर, यहां से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, क्वेश्चन 4 अब करें। नेक्स्ट 1.5 क्लास ऑलमोस्ट लगेंगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। आया आंसर? मैच हो रहे हैं? कॉन्फिडेंस आ रहा है? एग्जाम का सवाल है। घर जाके फॉर्मूले रटेंगे, रटने हैं फॉर्मूले। सुबह उठेंगे 4 बजे, तारों की छाँव में फॉर्मूले लर्न करेंगे, ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके 10 बार रिपीट करेंगे। ये हरकतें, ये मंत्र नहीं पढ़ने हैं घर बैठ के, रिलैक्स एकदम शांति से, विदाउट एनी प्रेशर सीए होता है। दिमाग में टेंशन लेके सीए नहीं क्लियर होगा। चीज़ों को आसान बनाना है, लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। कॉन्सेप्ट्स, आप जो एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो ना, वहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा, वहाँ आपको समझना पड़ेगा। इनका आंसर आया है 432.5। यही है क्या? मल्टीप्लायर वाला पार्ट छोड़ देंगे। हाँ जी, अच्छा आगे कर रहे हैं क्या? अच्छा 1081.25, यही है क्या आंसर? अब तो सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ये आपके लिए, थैंक यू। चलेंगे आगे बढ़े। एनी डाउट? कोई शक, कोई चुन्नू मुन्नू सा भी डाउट, इन्नू सा, छोटू सा? नहीं है, चलो फिर। सो इसका आंसर ऑप्शन क्या है दोस्त? बी है, ठीक है। तो मैम बी और सी दोनों में है, तो वो मल्टीप्लायर मैं बता रही हूँ 2.5 ही आएगा, जब निकालेंगे तो यही है आंसर इसका, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर आप सीए में यूज़ कर सकते हो हर पेपर में। चलो जी, 5th छोड़ दीजिएगा, 6th करके बताएंगे। 6th क्वेश्चन करेंगे। लॉजिकली सोचना। वेरी लॉन्ग एडीएस मॉडल में अगर एडी कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, सप्लाई के लिए तो कुछ नहीं कह रहा ना, यानी कि एडी का लेफ्ट में शिफ्ट होना, एडी कम होना या बढ़ना? कम है किससे? एएस से। डिमांड को बढ़ाना है या सप्लाई को कम करना है, तभी बराबरी पर आएंगे ना। हमको कहाँ जाना है? इक्विलिब्रियम पे एडी बराबर एएस करना है। कैसे होगा? या तो एएस को कम किया जाए सप्लाई को, या डिमांड को बढ़ाया जाए। कब हमारी सप्लाई बढ़ेगी, कम होगी? जब प्राइस कम हो जाएंगे। और डिमांड मेरी कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम हो जाएंगे।
तो प्राइस पर क्या प्रेशर आएगा? 6 क्वेश्चन पे प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा? प्राइस गिर जाएगा। अब मेरे बेटा अगर प्राइस गिर गया, लॉ ऑफ सप्लाई तो पड़ा है ना, कम प्राइस पे सप्लाई कम आएगी, आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। लॉजिकल था। अब बताओ ऐसे सवालों के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट रट के जाओगे? समझना पड़ेगा। ऐसा तो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं, देखो बेटा यहाँ ऐसा हो रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एक और तरीका है इसका करने का, कर सकते हैं, पर अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया इसलिए मैंने सिंपल तरीके से समझाया। ठीक है बट ग्राफ बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला अलग अलग तरीके हैं। आई विल गो विद द सिंपलर वन। बच्चा कह रहा है मैम डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट नहीं किया इसलिए क्यों हम उस चीज को छेड़ें अभी। तो सिंपल तरीके से जो है करेंगे। यस, जब वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए क्या ये वाला सवाल हमें समझ में आया? पक्का पक्का। एक आखिरी सवाल कर देंगे आप हमें। 9th क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन, जब हमारा y c के बराबर हो और s 0 हो। सो बोथ b एंड c। Thank you so much. All the best. See you all tomorrow.